वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं उसके 70% से ज़्यादा प्रिंसिपल काम सूत्र से इवॉल्व किए गए हैं। थोड़े से अलग क्वेश्चन पूछने हैं आपसे एस्ट्रोलॉजी में। कितना अर्न करना है, कैसे अर्न करना है, ये सारी चीज़ें हमारे डिस्कशन से बाहर चली गई, जबकि भारत भूमि में ही अर्थशास्त्र लिखा गया है। हाउ टू बी अ गुड पार्टनर, अ गुड लाइफ पार्टनर। सीधी सी बात है, अगर सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग आ सकती है तो आपके एड पे भी वार्निंग आनी चाहिए। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, मैं टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर किसी रिपोर्ट को किसी कंप्यूटर ने या किसी एआई ने बनाया है तो बड़े बड़े बिग एंड बोल्ड में लिखो कि भाई इसको कंप्यूटर ने बनाया है, इसको किसी ह्यूमन ने रिव्यू नहीं किया है। ये बोल के मत बेचो कि नहीं भाई इसको तो हमने बनाया है। आप जाके रिपोर्ट के कहीं फुटर में डाल दो दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड या सॉफ्टवेयर जनरेटेड एआई जनरेटेड रिपोर्ट, तो वो एथिकली कम से कम गलत है। एक रिपोर्ट मुझे बेचा, आपने मुझे बताया ही नहीं कि इसको इंसान ने बनाया है या कंप्यूटर ने बनाया है। मैंने तो ये मान के खरीदा कि आपने बनाया है। भाई इसका आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ था कि भाई आपके पेज से ऐड रन कर रहा है, आप उसका फोटो लगा हुआ है, भाई ये रिपोर्ट खरीद लो। भाई मैं तो मानूंगा आपको ये है। ये बिल्कुल यहाँ केस बनता है हर जगह कि एस्ट्रोलॉजर वाज फाइंड बाय सेबी 2 एस्ट्रोलॉजर्स। पिछले 10-15 सालों में सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग के जरिए लोगों के दिमाग में परसेप्शन दे दिया गया है कि 36 में से जितना गुण मिला आपका शादी वैसा चलेगा। हमारे शास्त्रों में शादी कहाँ होती थी भाई? घर में शादी होती थी, उस घर में, उस भूमि पे जिसपे सालों साल से जन्मों जन्मांतर से आपके पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया है। जब आप उस कल्चर को उठा के वेडिंग हॉल पे लेके आएंगे तो शादी ब्रेकडाउन होगा। एक 2 मिनट का मैगी नूडल बना चुके हैं। कॉन्शियस चॉइसेस का मतलब हनीमून पे कहाँ जाएंगे? दे आर आस्किंग एस्ट्रोलॉजर्स। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सिद्धार्थ एस कुमार। वो एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ जो एस्ट्रोलॉजी होती है उस पर उनका काफ़ी सिग्निफिकेंस रहा है एंड ही इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ डिफरेंट वे। अगर हम बात करें कि ट्रैवल को लेके एस्ट्रो है या एस्ट्रो टूवर्ड्स कंसेप्शन है या डिलीवरी है और न्यू चाइल्ड बर्थ है, ऐसे कुछ नए टॉपिक्स हैं जिन पे ही इज़ डूइंग रिसर्च। कंज्यूमर बिहेवियर, एस्ट्रोलॉजी और उसके पैटर्न्स के साथ कैसे ये इम्पैक्ट करता है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिन पे सर काम कर रहे हैं फ्रॉम लॉट मेनी ईयर्स। तो सर, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझना है, वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू द शो। थैंक यू। स्टोरी ऑफ सोल्स के माध्यम से हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पे बात हो जो जनरली लोग बात नहीं करते हैं। मुझे थोड़े से अलग क्वेश्चन पूछने हैं आपसे एस्ट्रोलॉजी में, और उसमें पहला ये है कि आप पहले कॉर्पोरेट जॉब में थे, क्या सोच के आपने एस्ट्रोलॉजी को लिया एंड व्हाट इज़ योर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जो जनरली मुझे आपकी चीज़ों में, बातों में या लाइफ में ओवरऑल दिखता है जब आप प्रेडिक्शंस देते हो? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं कॉर्पोरेट में था, मैं लगभग 10 साल कॉर्पोरेट में, 10 या 12 साल कॉर्पोरेट में था। मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी को अपने से दूर नहीं किया। एस्ट्रोलॉजी की मेरी जर्नी बहुत बिगनिंग से शुरू हुई। 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये एक कंपास है। कंपास और मैप में थोड़ा डिफरेंस होता है। मैप आपको वहाँ जाने में हेल्प करता है जहाँ आपको डेस्टिनेशन पता है। कंपास आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी अननोन टेरिटरी में आपको डायरेक्शन बता सकता है। यही काम एस्ट्रोलॉजी का है। सो इट्स अ वे कि इंसान अपने जीवन को जिए कैसे। तो स्टार्टिंग से ही था एस्ट्रोलॉजी, बट कॉर्पोरेट में इसलिए आया क्योंकि मेरा हमेशा से फोकस था कि चलो, जब पुराने ज़माने में जब हम जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर्स राज दरबार में होते थे। राजाओं को फ्रॉम इकोनॉमिक्स टू पॉलिटिक्स, गवर्नेंस टू मिलिट्री, हर जगह एडवाइस करते थे। आज वो शायद नहीं है ऑन रिकॉर्ड। तो वहाँ से फिर मैं कॉर्पोरेट में गया कि नहीं, चलो कॉर्पोरेट लाइफ की भी एक बारीकी पता होनी चाहिए कि हाउ द रियल लाइफ वर्क्स, और फिर दोनों को मर्ज करके क्रिएट योर ओन मॉडल जो उस पर्पस को सॉल्व कर सके। तो मेरे लिए दोनों ही चीज़ें एक हैं, एक थी, एक हैं और आगे भी एक ही रहेंगी। दिस इज़ समथिंग आप अपने लाइफ के डिसीजन लेने में बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टूल जिसको आप यूज कर सकते हैं। वाह, हाउ ब्यूटीफुल। तो कॉर्पोरेट में, जैसे आपने पहले बोला, ये बात सच है, एक टाइम पे तो हमारे राजा महाराजा या दोज हु वर वेरी वेल्दी पीपल, इतने रईस हैं तो इसलिए उनको वो एक्सेस था। कॉमन मैन ना सोचता था, कॉमन मैन उस चीज़ पे, उस टाइम पे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। नहीं, ये एक मिथ है, यहाँ मैं करेक्ट करूँगा। पुराने टाइम में कॉमन मैन को भी इक्वल एक्सेस था।
ओके। क्योंकि राजा आपके जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते थे उनका सारा कॉस्ट बियर करता था, तो उनके लिए वो फ्रीली अफोर्डेबल था। कॉमन मैन के लिए भी। राजा जी अफोर्ड किया करते हाँ थे बिल्कुल। ये सब। तो ओके। जो राज ज्योतिषी होते थे ना, राज दरबार में होते थे, उनकी पूरी टीम हुआ करती थी कि राजा को कौन करेगा, मंत्री को कौन करेगा, सामान्य जनता को कौन करेगा, एंड इट वाज एक्सेस टू एवरीवन। जैसे अभी एक बहुत अच्छी बुक आई है, मतलब दैट इज ऑन एस्ट्रोलॉजी ड्यूरिंग मुगल इरा। हम मान के चलते हैं कि जब मुगल्स आए थे तो ट्रेडिशनली इस्लामिक कल्चर था, उन्होंने ज्योतिष को फॉलो नहीं किया होगा, बट अभी एमजे अकबर साहब ने एक बुक लिखी है, मुगल इरा में ज्योतिष कैसी थे, एंड आज शायद काफ़ी लोग पढ़े तो दे विल गेट अमेज्ड कि उन्होंने ज्योतिष को इतना फॉलो किया। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजियस बिलीफ, ज्योतिष किसी कल्चर में ख़त्म नहीं हुआ, कभी कॉमन मैन से दूर नहीं हुआ। कॉमन मैन से दूर आप पकड़ सकते हैं 1960 से लेके 2000 तक एक पीरियड था, मतलब या 1990 तक का, 30-35 साल का, जहाँ पे थोड़ा कॉमन मैन ना ही वेस्टर्न रहा और ना ही पूरा इंडियन रहा, वो दोनों के बीच में खिचड़ी बन गया। न्यूट्रल था मे बी। नहीं, न्यूट्रल नहीं था, ओके। वो खिचड़ी बन गया। बायस थे। बायस थे कि यार ये बुरा है, मुझे तो कुछ वेस्टर्न चीज़ से मैं अच्छा बन सकूं, जिससे मैं कूल लग सकूं। तो उस कूल के चक्कर में ना हम दोनों में से कहीं नहीं रह गए, मतलब आसमान से गिरा खजूर पे लटका रह गया, कुछ वो स्थिति हो गई थी। ओके। इसलिए राइट। तो आपका ओके, तो 2-3 चीज़ें तो ये हैं। तो कॉमन मैन के लिए जैसे हम आज बात करते हैं, तो आज मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हो, आज से 10-15 साल पहले इतना हम रेफ़र नहीं करते थे, बट मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट, या मे बी आजकल बहुत अवेयरनेस है, लोगों को काफ़ी चीज़ें खुद ही की पता है, इसके बारे में एजुकेशन भी है, समवेयर दे अंडरस्टैंड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। अगर ये चीज़ नहीं है तो हाँ मेरा राहु खराब होगा या मेरा ये होगा, जनरल आम भाषा में लोग ये बातें यूज़ कर रहे हैं। सो इज़ इट मोर ऑफ कि हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है इस बारे में, नॉलेज बहुत मिल गई है लोगों को, तब ये सब बातें हैं, इतनी कॉमनली चर्चा होती है इस बात में, बट व्हाट इज़ दैट इज़ एक्यूरेट नोबडी नोज, बट सब इसको बोलते ज़रूर है, और इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक दीज डेज कि सबको बस अपने बारे में खुद ही पता है, हाँ मुझे मालूम है। ये क्या चल रहा है आजकल, मुझे थोड़ा ये भी समझना है, ये ट्रेंड है, फैड है? देखिए, इसको फैड कहना गलत है, इट इज़ मोर ऑफ लकुना। इसको दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले डिमांड के लेंस से देखते हैं। अगर हम डिमांड के लेंस से समझें, डिमांड की मतलब मैं लोगों के लेंस से बात कर रहा हूँ, लोग अकेले हैं। ओके। ये शायद एक सरप्राइजिंग लगेगा, बट फैक्ट यही है कि द पीपल आर अलोन। आप सही बोल रहे हो। अगर हम सोशल मीडिया की इरा में जिसमें जी रहे हैं, लोग स्क्रीन टाइम पे इतना आ गए हैं, मैं किसी और चीज़ पे आ रहा हूँ, मैं किस सोशल इंटरेक्शन में लोनलीनेस ही आ चुकी है। सोशल इंटरेक्शन से लोनलीनेस खत्म नहीं होता, लोनलीनेस उसके बिना भी रह सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा लंबा जवाब होगा, लेकिन विल गिव यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैकग्राउंड कि क्यों ये ट्रेंड बना। तो हम इंडिया की बात करें या ग्लोबली बात करें, दोनों ही जगह एक लोनलीनेस है। खासकर पहले अपने इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में बैठे हैं तो थोड़ा रिलेटेबल रहेंगे। लोनलीनेस होने की वजह क्या है ना, पीपल आर मैरिड, दे हैव अ फैमिली, दे मे नॉट हैव अ फैमिली, बट स्टिल उनको एक ऐसी कान चाहिए या एक ऐसा ईयर चाहिए जिसको वो अनबायस्ड रूप में, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के कुछ भी बोल सके, जो नहीं है। तो सबसे बड़ा जो इस समय का सिचुएशन है, जो एस्ट्रोलॉजी को ड्राइव कर रहा है, वो लोनलीनेस है। अब एक सवाल मन में आएगा कि भाई थेरेपी की तरफ क्यों नहीं? हाँ। अब यहाँ पे ये शायद एक लड़ाई बन जाती है कि थेरेपी पहले, एस्ट्रोलॉजी पहले, बट अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लोगों ने थेरेपी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी को प्रेफर किया है। ये कंज्यूमर प्रेफरेंस है। अब ये सही है, गलत है, कॉस्टली है, अगर कोई बोलता है कॉस्ट फैक्टर है, नहीं है। आज की तारीख में जो एक थेरेपिस्ट अपने पर सेशन ले रहा है, उससे कम से कम 10 गुना लेने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं जो पर सेशन लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट एक फैक्टर है, फैक्टर है कंज्यूमर प्रेफरेंस। अब आपको मैं स्टैटिस्टिकली बात करता हूँ, तो एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मेरी कंपनी एक सर्वे रन करती है, हाउ इंडिया थिंक्स, जिसको हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। हम लगभग 1 लाख लोगों से बात करते हैं, अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस इंडिया, जो यूजर के कंज्यूमर कंजम्पशन को अलग अलग मेट्रिक पे मेजर करती है। इनिशियली हमने इसको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी फोकस रखा था, बट पिछले 3 साल से हमने इसको अक्रॉस स्पेक्ट्रम कर दिया है कि आप स्पेक्ट्रम का मतलब, आप कपड़े क्यों खरीद रहे हो, यही ब्रांड क्यों खरीद रहे हो, यही फैब्रिक क्यों ले रहे हो, यही ब्यूटी क्यों चाहिए, इन अ काइंड ऑफ बिहेवियर, कंज्यूमरिज्म का बिहेवियर पैटर्न एंड साइकोलॉजी बिहाइंड इट। बिल्कुल।
तो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, जो स्टैटिस्टिकली नंबर है, लगभग 72-73% लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजर के रूप में नहीं, एक काउंसलर के रूप में देखते हैं कि भाई ये मुझे एक अनबायस्ड ओपिनियन देने जाएगा। वाओ। मतलब मैं आपको एक बात प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि अगर आप उसे पूछोगे कि जो मैं कंसल्टेशन करता हूं उसमें मेरा 70% टाइम सुनने का है। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा कंसल्टेशन 18 घंटे का किया है, नॉन स्टॉप। 18 घंटे? 18 आवर्स नॉन स्टॉप। और भी खत्म इसलिए हुआ क्योंकि आई हैड अ फ्लाइट टू कैच। एक ही इंसान था या पूरा खानदान था उनका? सिंगल एक ही इंसान का था, 18 घंटे से सिंगल पर्सन 18 आवर्स वहां। Oh my उसके God. और आज भी जब मैं उस पर्सन से मिलता हूं ना, हमारा कोई भी सेशन 6 घंटे 7 घंटे से पहले खत्म नहीं होता है। वाओ। एंड द सिंपल थिंग इज दैट वहां तो मतलब एक सेकंड, अभी रुको भाई, क्या डिस्कशन होती है 18 घंटे? मतलब मुझे समझ में नहीं आया, 18 घंटे कोई क्या बात करेगा देखो एस्ट्रोलॉजी? अब ठीक है, डोंट गेट इनटू मोर डिटेल्स, बट जनरली पिन नहीं, पॉइंट, मैं 18 घंटे क्या? नॉर्मली यहाँ पे जो होता है, पर्सन अपनी हर एक्सपीरियंस को जो उसने हर दिन या हर महीने जो एक्सपीरियंस किया है उसको शेयर करता है। मैं थोड़ा पिन पॉइंट करूँ, मैं इस पार्टी में गया, किसी ने मेरा फोटो नहीं लिया, या किसी ने फोटो लिया तो मीडिया वाले ने अच्छा फोटो लिखा नहीं मेरे बारे में, या लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट नहीं किया या फॉलो नहीं किया, लोग मेरे बारे में ऐसे ट्रोल कर रहे हैं। तो इट्स मोर ऑफ शेयरिंग एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ योर डे बाई डे टू डू दैट। और ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस बहुत बड़ा है। पर ये जो क्वेश्चंस या ये स्पेस है, इसका एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है? क्यों नहीं है? कैसे है ये चीज? कैसे? अगर मेरे इंस्टा पे सपोज लाइक नहीं आ रहे तो एस्ट्रोलॉजी इज रीजन फॉर दैट। Astrology has a आपका reason उस दिन for का that. दशा बताएगा, आपका उसका उस दिन का ट्रांजिट बताएगा कि भाई क्या होगा आपके साथ। अच्छा, वन इंस्टा पोस्ट हैज रिलेशन विद बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी। एवरीथिंग हैज टू डू विद एस्ट्रोलॉजी। सो सी द सिंपल थिंग इज दैट ना कि पिछले 30-40 सालों में हमें एक नैरेटिव दे दी गई है, अरे ये तो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं, ये तो साइकोलॉजी है। हाँ। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी उससे पहले था। द फैक्ट ऑफ द मैटर। दूसरा, जब हम एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। व्हेन आई कॉल इट आइसोलेशन, एस्ट्रोलॉजी हमारे इंडिक विजडम में इसलिए यूज कर रहा हूँ, जिसको भारत सरकार भी इसको इंडियन नॉलेज सिस्टम्स यूज करती है। जब हम उस समय के कल्चर को देखेंगे ना, तो एस्ट्रोलॉजी कोर एक्सिस पे था। जैसे आयुर्वेद हो गया हमारा, जैसे हमारा नाट्य शास्त्र हो गया, जैसे हमारा काम सूत्र हो गया, या सारी चीज़ें एक साथ कल्चरली इवॉल्व की है। तो हम किसी को आइसोलेशन न्यूरोलॉजी बोलो या ये यूनानी उससे बोलो जिसमें दवाइयाँ और ये सब चीज़ें बन रही हैं, ये तो सब आप बोल जब रहे हम हो। पूरे के पूरे इंडिक विजडम को देखते हैं ना, तो हर इंडिक विजडम आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई आपकी ये राशि है, या ये आपका लग्न है, या आपकी ग्रह दशाएं हैं, आप जाके ये वाला कपड़ा पहनो या इस रंग का कपड़ा पहनो। तो उसने एस्ट्रोलॉजी ने प्रॉब्लम बताया कि भाई ये आपको करना चाहिए। अब सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा नाट्य शास्त्र में। जब आप नाट्य शास्त्र को पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि भाई ये वाला रंग अब जब आप पहनोगे और इस समय पहनोगे तो आपके अंदर ये इमोशन आएगा, आप इस इमोशन को ट्रिगर करोगे। कलर की साइकोलॉजी इमोशनल ट्रिगरिंग कलर साइकोलॉजी सिर्फ पिछले 60, 70, 80 सालों में वेस्टर्न्स ने इंडिक नॉलेज को कैप्चर करने का एक परसेप्शन किया है। अगर इंडिया सबसे बड़ा कुछ लूज किया है तो वो है अपना इंटेलेक्चुअल विजडम, जिसको हमने हारने दिया। एक ऐसी लड़ाई इसको हमने कभी लड़ा ही नहीं, हमने इसको छोड़ दिया। हाँ, ये सही है। योगा को ले लीजिए, बिल्कुल बाहर के लोग अगर करते हैं हम उन्हें इमिटेट करना चाहेंगे, उनको कॉपी करेंगे और फिर हम उसे फॉलो करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने योगा पे ली। आज भी आप इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उठा लो, जो ढूंढेगा भाई हमें योगा ट्रेनर चाहिए, क्या ढूंढते हैं भाई? योगा अलायंस सर्टिफाइड होना चाहिए। योगा अलायंस इज यूएस बेस्ड कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी विच रन्स दैट सर्टिफिकेशन। वाई? जरूरत क्या हमको भाई? भाई हम तो योगा के ओरिजिनेटर थे। तो द रीजन इज दैट, अब ये कहना कि हम ओरिजिनेटर थे इसलिए हमको मिले, ये गलत है। हम ओरिजिनेटर थे लेकिन हमने उसको छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि जिसको बोलते हैं ना कि एक यतीम बच्चा है, उसको छोड़ दो भाई, धक्का खाता रहेगा। वही हमने अपने नॉलेज के साथ किया है। हमने उनको कॉन्टेम्प्रोरी इवॉल्व करने के लिए उस पर काम नहीं किया है। अगर आप पिछले 5-7 साल को हटा दो, मतलब लास्ट 5 ईयर्स मैक्सिमम, योगा के ऊपर जितने रिसर्च पेपर्स हुए हैं ना, मेजोरिटी आपको नॉन इंडियंस मिलेंगे, नॉन इंडिया मिलेंगे, या सिमिलरली मेडिटेशन के ऊपर, या सिमिलरली म्यूजिक थेरेपी के ऊपर। द रीज़न इज दैट कि हमने उसको यतीम की तरह छोड़ दिया। भाई कोई ना कोई तो करेगा ना।
कोई ना कोई करेगा उसको। तो दिस इज मोर ऑफ अ परसेप्शन बैटल, जिसको हमें लगा कि अरे ये तो काम का नहीं है, दूसरे उसका फायदा उठा रहे हैं, एज सिंपल एज इट इज। नहीं, बट मुझे लगता है आई थिंक मोदी जी ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इसमें। पतंजलि में जो थे हैं योगा के, वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है क्या कि सही आदमी सही तरीके से अगर आपको नॉलेज दे तो शायद आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे या अडाप्ट करेंगे इन योर लाइफस्टाइल। इसके दो पहलू हैं। पीछे हमें कोई, मैं अगर और पीछे चली जाऊँ 20 साल पहले, तो मुझे तो कोई योगा का टीचर भी याद नहीं है ऐसा दिखता आपके कि जो योगा में आपके इस कभी पॉइंट बात को कर रहा हो। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि मोदी गवर्नमेंट में काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस काम के लिए उसकी आलोचना भी हुई है गवर्नमेंट पॉलिसीज की कि भाई ये हमारे इस स्यूडो साइंस को बढ़ावा दे रहा है, बट स्टिल हुआ है। बट स्टिल मुझे लगता है कि जो काम जिस रफ्तार से होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं हुई। मैं सिंपल बात करता हूँ, जैसे हमारा IKS है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है। आज भी अगर हम भारत सरकार में जाते हैं ना, तो ये 3 मंत्रालय में बटा हुआ है। जैसे जो आयुर्वेद है, यूनानी है, सिद्धा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पास आता है। हाँ। बहुत सारा हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास भी है, बहुत सारा हिस्सा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास भी है। और एक फैक्ट बता दूंगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 80% फंड यूज ही नहीं हुए। द रीजन इज दैट कि ये तीनों के डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपसी सिनर्जी है वो है ही नहीं, या तो डुप्लीकेटिव रिसर्च हो रहे हैं या फिर हो ही नहीं रहे। तो सिंपल थिंग इज दैट ना कि अगर आप एक ही चीज, एक ही मिशन के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को या मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करेंगे ना, आपका पावर या आपका मैनेजमेंट बिगड़ेगा। क्योंकि ठीक है, एक टग ऑफ वार है, भले वो ऑन कैमरा ना हो, ऑफ कैमरा है, एवरीवन नोज दैट। पावर कॉरिडोर में टग ऑफ वार हमेशा रहता है, और उस टग ऑफ वार का नुकसान, अगर यहाँ सही में अगर मोदी गवर्नमेंट सीरियस है ना, तो आंख बंद करके सबको खत्म करे, एक सेपरेट मिनिस्ट्री क्रिएट कर दे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ IKS, कि भाई जो जितनी भी इंडिक विजडम है जिसको इवॉल्व करेगा। ये मैंने पहले भी कहीं बोला है, IKS हैज द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट $1 ट्रिलियन टू इंडियन इकोनॉमी, और ये मैं रेस्पॉन्सिबली बोल रहा हूँ। इसकी वजह देता हूँ, जितनी भी दूसरी कंट्री चाहे चाइना हो, चाहे US हो, चाहे जापान हो, अगर उनके कल्चर को देखते हैं, उनके जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं, वो लगभग 600-700 बिलियन तो कहीं 1.5 ट्रिलियन तक पैसा कमा के दे रहे हैं। अगर उनके हम वो कमा के दे रहे हैं, तो हमारे पास उससे ज़्यादा रिच डाइवर्सिटी है देने की। True. बस हमको उसको टैप करना है। और द रीजन इज दैट ना, हम इसको इस पे टैप नहीं कर सकते। अरे हमारा तो इतिहास है, दिस इज लाइक सेइंग कि भाई हमारे दादाजी के पास तो 100 बीघा जमीन था, हम तो भैया ऑटो चलाते हैं, उससे काम नहीं बनेगा। भाई आपकी क्रेडिटी ये होगी कि भाई ये जो नॉलेज था, इस नॉलेज को आज के फ्रेमवर्क में इवॉल्व करना, उसको टेस्ट करना, वैलिडेट करना और कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात तो सच है कि हमारे जो जनरेशनल चीज़ें चलती आई हैं, या अगर मैं हिंदू एज अ रिलीजन को लेके चलूँ, तो हमारे में वो अडेप्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखो, मैं किसी बायसनेस में नहीं जा रही, बट अगर आप मुस्लिम्स को देखो, उनको फ्राइडे जाना है तो जाना है, दैट इज़ देयर प्रेयर आवर्स, दे डू इट। हम एज अ हिंदू, हमने ऐसा कभी अपने आप को रिजिड नहीं बांधा। तो ये हमारा इतिहास भी बोलता है कि आपको इतना रिजिड नहीं होना। वी हैव ऑलवेज बिन वेरी ओपन। हमने बहुत लोगों को अपने साथ समावा भी लिया है, हम हिंदू जाके कन्वर्ट भी हो जाते हैं। सो वी आर मोर लाइक वाटर हु ट्राई टू गेट इन टू व्हाटएवर पैटर्न दे वांट एंड दे गेट दैट। तो इसी तरीके से क्या चीज़ें ऐसी आई हैं कि वेदास भी और ये सब भी, क्योंकि हमारे पास रहे हैं, हमने उसको ना खोलने की कोशिश की, ना पढ़ने की कोशिश की, या हमारे पूर्वज या हमारे एंसेस्टर्स ने उतना ज्ञान हमें नहीं दिया। मुझे इसका रीज़न नहीं पता, बट ये 5-6 चीज़ें हैं जहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो रही है। मैं इसका फ्रेमवर्क आपको बताता हूँ। बिकॉज टुडे वी आर लॉस्ट। हमारा संस्कृत खत्म हो गया है, हिंदी में हमारा इतना नहीं है, हमें इंग्लिश चाहिए। वी वांट टू बी वेरी कूल डूड, इंग्लिश बोलना ही बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता नहीं क्यों, वाई आर वी नॉट हैप्पी विद द वे वी आर, हमें क्यों किसी और को ही अडाप्ट करना है, वो कुछ चीज़ें हैं, क्यों है ये? इसका रीज़न छुपा है एजुकेशन पॉलिसी में। जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना अंग्रेजों के समय में, ये बनाया ही गया इस मेंटालिटी के साथ कि इंडियन को इंडियन नॉलेज से दूर करना है। क्योंकि जिस समय ब्रिटिशर्स आए थे, उस समय हमारे गुरुकुल थे, हमने अपना इतिहास देखा है, नालंदा का इतिहास देखा है, तक्षशिला का। तो ये इतिहास पहले से था। तो जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बनाया, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि भाई इनको इनके नॉलेज से दूर कर दो। और वो दूर कैसे होगा कि भाई दूसरों को स्टेटस दे दो। द पीपल विल फील मोर एस्पिरेशनल व्हेन दे कन्वर्ज इन इंग्लिश। अब दूसरा जो नुकसान हुआ कि हम इतने विलिंग क्यों नहीं है, इतने सबमिसिव क्यों नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में
आज से 20 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और 4 इंपॉर्टेंट लेयर है जो मैं मान के चलता हूँ। सबसे पहला फाइनेंस मैनेजमेंट, कि इंसान को पैसे मैनेज कैसे करने, अर्न कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है, कितना अर्न करना है, कैसे अर्न करना है, ये सारी चीज़ें हमारे डिस्कशन से बाहर चली गई। ट्रू। जबकि भारत भूमि में ही अर्थशास्त्र लिखा गया है। अगर हम अपने नीति शास्त्र को पढ़ते हैं, उसमें भी फाइनेंस का चर्चा मिलता है। मतलब लोग जान के ताजुब होंगे, हमारा नीति शास्त्र खासकर शुक्र नीति कहती है कि इंसान को इतना पैसा कमाना चाहिए जिससे उसकी 4 पीढ़ी तक वो जनरेशनल वेल्थ दे सके। जो कंपाउंडिंग हम आज पढ़ रहे हैं, ये शुक्र नीति में हजारों साल पहले लिखा हुआ है। तो पहली चीज तो है पर फाइनेंस। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस तो हम आज भी यूएस के लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो हमारी उन्हीं की कमी है ना। रिसर्च को ले रहे तो हैं। वो हमारी कमी है ना, तो दैट्स आवर फेलियर। तो मैं तो ये आपसे पहली बार सुन रही हूँ कि हमारा अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र ये कहता है। बिल्कुल। कभी किसी ने बात भी नहीं की इस बारे तो में। यही तो बात होनी चाहिए। तो हमारे अपने इकोनॉमिस्ट बात नहीं करते अपने खुद के अर्थशास्त्र उनको पे। अच्छा नहीं लगता ना। आपका तो सब्जेक्ट भी नहीं है, बट स्टिल यू नो दिस। तो उनको उनका सब्जेक्ट नहीं है, तो सबसे पहला चीज उनका फाइनेंस सब्जेक्ट मैनेजमेंट। क्यों नहीं है? फाइनेंस में उनको अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए, नीति शास्त्र उनको पढ़ना चाहिए। उन्होंने उनका एजुकेशन ही वेस्टर्न फ्रेमवर्क पे हुआ है। उनको तो कभी आईकेएस पढ़ाया ही नहीं गया, उनको तो पता ही नहीं कि भाई एग्जिस्ट भी करता है। तो पहली चीज है फाइनेंस मैनेजमेंट, जो हमारे एजुकेशन से बाहर चला गया। जिसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है या जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिफरेंट है, वो थोड़ी इवॉल्व नहीं कर पाई जिस हिसाब से इवॉल्व करना चाहिए। बट नहीं, हमारी कंट्री में आज भी हम सेव करने में बिलीव करते हैं। कितना ही कह दो कि आप म्यूचुअल फंड में जाओ, बट आज भी आप अपना पुराना थॉट प्रोसेस देखो। हमारा जितना गोल्ड है, आज भी दुनिया में उतना गोल्ड नहीं जितना इंडिया में एक पर कंज्यूमर के पास कितना गोल्ड है। देखिए, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, सेव करना और उस वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में बहुत डिफरेंस होता है। शुक्र नीति वेल्थ मल्टीप्लाई करने की बात करती है कि आप इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस बने, क्योंकि आपका जो मनी है वो टाइम डिके करेगा। आज अगर जो 100 रुपए हैं, आज से 10 साल में उसकी वैल्यू 100 रुपए के बराबर नहीं रहेगी, कम जाएगी। तो मैं किसी और चीज़ पे आ रहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 4 चीज़ों की कमी हुई। पहला फाइनेंस मैनेजमेंट, जो मैंने बता दिया। दूसरा जो कमी हुई, वो कमी हुई पेरेंटिंग। हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। आप अपने बच्चों को एक अच्छा पेरेंट कैसे बनेंगे, वो भी उस देश में जहाँ पे गर्भ संस्कार शास्त्र हजारों साल से है, वहाँ पे पेरेंटिंग ना आना अपने आप में कमी थी। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, हम सबके पेरेंट्स ने एक अच्छी पेरेंटिंग दी है, बट वो और अच्छा हो सकता था क्योंकि वो विजडम था हमारे पास, हम उस विजडम से दूर हो गए। तीसरा जो चीज़ हमें नहीं बताया गया, हाउ टू बी अ गुड पार्टनर, अ गुड लाइफ पार्टनर। आप देखेंगे अगर स्टैटिस्टिकली भी, तो लगभग 78-80% लोग अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक है। या तो उनकी शादी नहीं हो रही, या शादी हो गई तो वहाँ प्रॉब्लम है, और दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर्स और थेरेपिस्ट और कोचेज, बहुत खुश नहीं है, और बहुत खुश नहीं है। क्यों? हमारे विजडम में ये भी था। जब हम कामसूत्र की बात करते हैं, वात्सायन जी ने कामसूत्र लिखा, तो हमने क्या किया, अरे कामसूत्र है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट इंटीमेसी एंड सेक्स, जबकि कामसूत्र में सिर्फ एक चैप्टर यही है। एक ही चैप्टर है कामसूत्र जो ग्रंथ है, इट इज मोर अबाउट हाउ टू बी अ गुड पर्सन, हाउ टू स्पीक टू योर स्पाउस, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्पाउस। इट इज मोर ऑफ ए पर्सनल हाइजीन मैनुअल। आज जितने हम सोमैटिक हीलिंग वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं, उसके 70% से ज़्यादा प्रिंसिपल कामसूत्र से इवॉल्व किए गए हैं, डायरेक्टली कॉपी नहीं किए गए हैं, इवॉल्व किए गए। तो तीसरी चीज हो गई, रेफरेंस हमारा था। तो हमने उस पर काम नहीं किया तो किसी और ने काम किया। भाई सीधी सी बात है, भाई आप यूज नहीं करोगे और तो यूज करेगा ना। ये जो चीज़ें थी जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था, ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, जो हम सबको आज रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जो अगला जनरेशन है, चाहे जेन-जी हो या जेन अल्फा हो या जो लेट मिलेनियल्स भी हैं, अब उस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं। दे आर गोइंग बैक, लर्निंग देम और इवॉल्विंग देम कि कैसे वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए आप देखोगे कि जो एस्ट्रोलॉजी कंटेंट है या जो स्पिरिचुअलिटी कंटेंट है, दे आर डूइंग वेल, क्योंकि उनको हर कंटेंट चाहिए। दे वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन, देन दे विल फिल्टर आउट कि इट्स गुड, इट्स नॉट गुड। यस, और तो पहले इन्फॉर्मेशन तो आएगा, तब तो फिल्टरिंग होगी। और मुझे लगता है कि ना, बहुत लोग बोलते रहे ये तो इन्फॉर्मेशन गलत है या इसने गलत कर दिया। गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए फैला क्योंकि अच्छा इन्फॉर्मेशन था ही नहीं, इट वाज अ वैक्यूम। द मोमेंट द गुड इन्फॉर्मेशन विल कम, अच्छा इन्फॉर्मेशन विल गेट किक आउट। हाँ,
जो खराब इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप आउट हो जाएगा, बिकॉज लोग समझ जाते हैं। द पीपल विल हाँ, अंडरस्टैंड, उनको धीरे धीरे वो चीज़ का समझ आ ही जाएगा कौन सही है कौन गलत, वो इवेंचुअली आता है। दैट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट। आई थिंक यही रीज़न था, पीछे कोई ऐसा गुरु नहीं रहा, या जो हमारे गुरु रहे वो बाद में पता चला कुछ और ही है। सो समवेयर हमारा एक जो गुरु प्रणाली कह लो, मेंटोरशिप कह लो, टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, हाउ टू लीड अ लाइफ, हाउ टू हैव अ बेटर लाइफ स्टाइल, वो सब चीज़ों के लिए हमारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हमें रिस्पेक्ट की जगह हेटरेड आ गया, बिल्कुल ट्रू। बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स ओनली, कि यार ये सोचते तो क्या थे, वैल्यू तो क्या सोची थी, और निकला कुछ और इंसान। सो वो चीज़ें हो गई बाद में, वी अंडरस्टूड ये सब चीज़ें बिजनेस ही हो गई हैं एक तरीके से। ट्रू। सो आई थिंक अभी ये चीज़ें जो हो रही हैं, सो एक चीज़ और मुझे समझ में आता है, कुछ मेंटर्स आज की डेट में दे आर नॉट सो कॉल्ड वेरी मेंटरशिप ड्रिवन, वो बहुत कूल रहते हैं, दे आर ग्राउंडेड, और आपसे एज अ फ्रेंड बात करते हैं, जो आपको एक स्पेस देता है टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एक प्रॉब्लम हमारी इंडिया में और है, हम ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ना तो कहा जाता है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुम ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारी संगति गलत है। सो नाउ अगर हम यही सब, अब क्यूरोसिटी तो है, चाहे जेन अल्फा हो, कोई भी हो सकता है मैं भी हूँ, हो सकता है वो मेरे को मेरी बॉडी को लेके हो, मेरी कोई और चीज़ को लेके हो, अगर वहाँ आंसर्स नहीं मिलेंगे तो वो क्यूरोसिटी से हम कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे आंसर्स को। गूगल हैज़ बिकम वन आंसर टू अस फॉर एवरीवन। आप उसकी किसी की हिस्ट्री तो खोल के देखोगे नहीं, बट देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ, कोई ना कोई आदमी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स ढूंढ ही रहा है हर जगह। सो आई थिंक ये भी एक पार्ट है कि हमें सही लोग चाहिए, उतना ओपननेस से जो हमें आंसर दें। दे शुड बी टॉकिंग मोर अबाउट दोज थिंग्स विच आर रियली रिक्वायर्ड इन द वर्ल्ड। ये भी एक पार्ट है जो मिसिंग है। देखिए, दो तीन चीज़ें। सबसे पहले, देर आर इंफॉर्मेशन बैरियर्स। जब मैं बैरियर्स की बात करता हूँ ना, हर इंफॉर्मेशन का एक प्लेस होता है, एक जगह होता है। जिस हम ओपननेस की बात कर रहे हैं या जिस हम कंफर्ट लेवल की बात कर रहे हैं, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट। यहाँ दोनों का कन्वीनियंस बहुत ज़रूरी है, मेंटर का भी और लर्नर का भी, कि क्या वो ट्रस्ट, क्या वो वाइब मैच, क्या वो रेसिप्रोकलिटी दोनों में है। दूसरा क्या है कि जब आपकी चीज़ें स्कार्स होती हैं, तो जो एक अच्छा मेंटर है उसके पास इतना रस है कि ही कैन नॉट गिव द टाइम। तो आपको एज ए पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, व्हेन टू से अ नो, कि भाई आई डोंट हैव अ बैंडविड्थ, यू ट्राई समवन एल्स। कोई भी इंसान के पास वही 24 घंटे, आप उस 24 घंटे में इनफाइनाइट लोगों के इनफाइनाइट गाइड नहीं बन सकते हो। यू विल हैव टू बी फाइनाइट पीपल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, ये एक एक्सपर्ट को या मेंटर को भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है। वो जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा, आप अगर जैसे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करेंगे, देयर विल बी मेनी एस्ट्रोलॉजर्स, मेनी न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, जिनकी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल में जाकर देखेंगे कि दे हैव गाइडेड 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख और पीपल। बट अगर आप मैथमेटिकली हिसाब लगाओ, पर डे पे ब्रेक डाउन करो, आपको लगेगा दिस इज इम्पॉसिबल। वॉट यू मीन बाई एडवाइस पीपल, वॉट यू मीन बाई एडमायर पीपल। आपने किसी ने आपको एक डीएम में एक मैसेज भेज दिया, आपने उसको रिप्लाई कर दिया, इज दैट ए कंसल्टेशन? द आंसर इज नो। आपने उसको एक रिपोर्ट भेज दिया, इज दैट ए कंसल्टेशन? द आंसर इज नो। एक मैं सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ, दिन में 24 घंटे, ठीक है। अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, 8-10 घंटे सोना है, डेली एक्टिविटीज है, चला गया उसमें, बच के 12 घंटे, ठीक है। अगर उस 12 घंटे में आप बिना रुके, बिना थके, अगर हर घंटे में 2 लोग देख रहे हैं, तो आपने ना वो 24 लोग देखें पर दिन में। पहली बात, पर डे 24 लोग कोई नहीं देख पाता है। मैंने आपको मैक्सिमम एग्जांपल दे दिया है। रियल लाइफ में नंबर 10 के नीचे रहता है। अगर आप जेन्युइनली किसी को वैल्यू एडिंग एडवाइस करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास आया, तू बाहर जा, तेरा टाइम खत्म हो गया 5 मिनट का, फिर वो एक अलग बात है। अगर आप 5 मिनट की, अगर मैं हर पर्सन का 5 मिनट मैथमेटिक्स मान लूँ, तो 1 घंटा में लगभग 12 लोग हो गए, 12 घंटे में लगभग 100 लोग हो गए, महीने में 3000 लोग गए, साल में 36,000 लोग हो गए। तो मतलब आपको अगर आप हर इंसान को 5 मिनट भी दे रहे हो, तो आप एक दिन के 12 घंटे में मैक्सिमम 150 लोग पकड़ पाते हो। 112 इंटू 140 का नंबर, 140 मतलब 150 के आसपास का एक नंबर बना। हाँ, इसमें ना खाना है ना सोना है, इसमें कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, करेक्ट। आप रेस्टलेस होकर काम कर रहे हो। हाँ। अगर आप 365 दिन काम करोगे, तो साल में कहीं जाके आप मोटा मोटी पकड़ लोगे तो 30-40 हज़ार लोगों को एडवाइस करोगे। आपने कोई रेस्ट नहीं लिया, कोई ब्रेक नहीं लिया, नॉन स्टॉप, कुछ भी नॉन स्टॉप, हर दिन आप 12 घंटे काम कर रहे हो और हर पर्सन को 5 मिनट एडवाइस कर रहे हो। अब अगर आपने ऐसा 10 साल जाके काम किए, तब जाके आप 4 लाख पे पहुंचोगे। तो इमेजिन कि कोई अगर बोले कि मैंने 5 लाख लोगों को एडवाइस किया है, 10 लाख लोगों को एडवाइस किया है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना।
मतलब दैट इज मैथमेटिकली नॉट वायबल। मतलब मुझे आज तक मैथमेटिक्स समझ में नहीं आई। अब ये नंबर्स आते कहाँ से? नंबर्स आते पहले मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम आ गए, मैंने ऑटो डीएम से रिप्लाई कर दिया, ये मेरा कंसल्टेशन हो गया। सो दैट्स नॉट योर कंसल्टेशन। नहीं, बट आई थिंक आजकल जो लोग कर रहे हैं वो आपका वो ले लेते हैं डिटेल्स, और आपकी टीम जो है वो उसमें निकालती है सिस्टम से कुछ, और एक आपका निकलता है विद द रेमेडीज एंड एवरीथिंग, देन कम्स आउट। नहीं, वो एक रिपोर्ट है ना, उसमें तो एस्ट्रोलजर ने कुछ किया ही नहीं ना भाई। हाउ इज दैट माई कंसल्टेशन? वो मेरा कंसल्टेशन, वो एस्ट्रोलजर का कंसल्टेशन है ही नहीं। एस्ट्रोलजर ने कुछ नहीं किया उसमें। वो तो भाई एक सॉफ्टवेयर है, एक एआई प्रोग्राम है जिसमें आपने डिटेल डाला, डिटेल आ गया, उसको मिल गया। ये तो सबसे बड़ा स्कैम है भाई। देखिए, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर किसी रिपोर्ट को किसी कंप्यूटर ने या किसी एआई ने बनाया है तो बड़े बड़े बिग एंड बोल्ड में लिखो कि भाई इसको कंप्यूटर ने बनाया है, इसको किसी ह्यूमन ने रिव्यू नहीं किया है। ये बोल के मत बेचो कि नहीं नहीं भाई इसको तो हमने बनाया है। आप जाके रिपोर्ट के कहीं फुटर में डाल दो दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड या सॉफ्टवेयर जनरेटेड एआई जनरेटेड रिपोर्ट, तो वो एथिकली कम से कम गलत है। बाकी प्रोफेशंस में होता है, मैं मान लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एथिक्स की, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो यहाँ इतना एथिक्स या ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है होना चाहिए। और अगर ये प्यार से लोग नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है दिस इज हाई टाइम फॉर द गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, पता नहीं सो कहाँ रहा है, कि वो एटलीस्ट एक सर्कुलर तो दे भाई। जब हर चीज़ पर डिस्क्लेमर आ सकता है तो बी क्लियर डिस्क्लेमर्स कि भाई ये क्या है, क्या इसको इंसान ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। और आप देखेंगे जैसे अभी धीरे धीरे क्या है ना, कुछ टाइम में देयर विल बी कंपनी जो बोलेगी अरे हमारे रिपोर्ट को ह्यूमन ने बनाया है, एंड दे विल परचेज एट ए प्रीमियम प्राइस। हाँ, आई थिंक मैं ये समझ रही हूँ। और एआई भी अपने लिए नीचे कहता है कि दिस इज एआई जनरेटेड रिपोर्ट एंड प्लीज रिव्यू इट वंस। नहीं, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, वो सब चीज़ें ठीक है, आप एआई रिपोर्ट दीजिए, सॉफ्टवेयर रिपोर्ट दीजिए, अरे यूजर को बताइए तो सही। एक जो टीयर 2 का या टीयर 3 का या टीयर 4 का कंज्यूमर है, मैं उसको उसके नॉलेज को बिलिटल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये बता रहा हूँ वो ऑलरेडी एक परेशानी माइंडसेट में है। हाँ। उसने आपके इंस्टाग्राम के रील को देखा, आपको ट्रस्ट करता है, ही ट्रस्ट्स यू, और उसने आपको अपना ट्रस्ट दिया है। आप उस ट्रस्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको एक ऐड दिखा रहे हैं, उसको एक सब्र दिखा रहे हैं, भाई तू ये रिपोर्ट खरीद ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और वो रिपोर्ट आपने देखा तक नहीं है, आपने उसको ग्लैंस थ्रू भी नहीं किया है, मतलब वर्चुअली आप उस ट्रस्ट को मिसयूज कर रहे हैं। लीगली भी गलत है, एथिकली भी गलत है। मैं हमेशा कभी कभी अपने क्लासेस में एक लाइन बोलता हूँ बच्चों को, आज से 5 साल पहले एस्ट्रोलॉजी वाज अ डिवाइन सर्विस। लोग आपके पास डिविनिटी के साथ, श्रद्धा के साथ आते थे। नाउ इट्स अ कमोडिटाइज सर्विस। जब ये कमोडिटाइज सर्विस है तो कंज्यूमर कोर्ट केसेस होंगे, आज नहीं होंगे, 2 साल बाद होंगे, बट देयर विल बी कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, कोर्ट्स विल कम इनटू एक्शन। और अगर आपका ये ट्रांसपेरेंसी वाला मेट्रिक है, इट्स अ सब्जेक्टिव टू कोर्ट ऑफ लॉ, बट ये आपको परेशानी में डाल सकता है। नहीं, आप तो बात कर रहे हो उसकी जहाँ पे कुछ तो लेड हो, बट देन एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी पर्सपेक्टिव ड्रिवन काइंड ऑफ एन अप्रोच टुवर्ड्स इट। तो इसमें जब कुछ ऑन पेपर ब्लैक एंड वाइट लिखा ही नहीं होगा तो आपका कंज्यूमर कैसे आपको स्यू कर सकता है? वो मुझे नहीं लगता है हो पाएगा। नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा? दायरे क्या है उन चीजों के लिए? नथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट, और एक फ्रेम्ड तो है नहीं। आपने एक रिपोर्ट मुझे बेचा, हाँ। आपने मुझे बताया ही नहीं कि इसको इंसान ने बनाया है या कंप्यूटर ने बनाया है। मैंने तो ये मान के खरीदा कि आपने बनाया है भाई, इसका आपका बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ था कि भाई आपके पेज से ऐड रन कर रहा है, आपका फोटो लगा हुआ है, भाई ये रिपोर्ट खरीद लो, मैं तो मानूंगा आपको ये है। ये बिल्कुल यहाँ केस बनता है। और मैं एक नहीं 2 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ओके। अब एक मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक एस्ट्रोलॉजर है दिल्ली के, बड़ा अच्छा नाम है, उनसे किसी ने कंसल्ट किया, उन्होंने बोला मेरा फ़ी है 11,000 रुपये, क्लाइंट ने बोला मैं 20,000 दूंगा। एस्ट्रोलॉजर बहुत खुश कि मुझे डबल फ़ी मिल रहा है, फ़ी भी ले लिया। उन्होंने बोला कि भाई रेमेडी खरीद ले, 2 लाख रुपए लगेंगे। बोला कोई बात नहीं गुरुजी, मैं आपको 5 लाख दूंगा। 5 लाख भी दे दिया, सामान सब खरीद लिया। गुरुजी अपने घर से, ऑफिस से घर भी नहीं पहुँचे, उससे पहले उनके पास लीगल नोटिस पहुँच गया। उसने जाके कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रखा है, ये तो डॉक्टर है नहीं, इन्होंने तो कोई PhD VHD की नहीं है, ये तो मेरे साथ 420 हुआ है। एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन किया, या तो मुझे 20 लाख रुपए दे दो या फिर चलते हैं कोर्ट में मिलते हैं। इवेंचुअली गुरुजी ने 6 महीना कंज्यूमर कोर्ट में केस लड़ा। जब लगा कि केस अब हार जाएंगे तो वो आउट ऑफ कोर्ट फाइनली 40 लाख में सेटलमेंट हुआ है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये अवेयरनेस नहीं है का मतलब कभी नहीं आएगा, ये अवेयरनेस जरूर आएगा, और जिस दिन आएगा आप बैकडेट भी फायर हो सकते हो। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। I think you should be more responsible towards your actions. Responsible. It is more about being transparent.
भाई सीधी सी बात है, अगर सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग आ सकती है तो आपके ऐड पे भी वार्निंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो भारतीय संविधान में इतने सेक्शंस हैं बीएनएस में कि आप पे फ्रेम हो सकता है। कोई फ्रेम करने का मन बना ले तो, और ऐसे केसेस हो रहे हैं, मतलब ऑफ लेटली आप देखेंगे तो छोटे छोटे ऐसे केसेस अलग अलग हिस्सों में हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ेगा ये केसेस बढ़ेंगे। और यहाँ मैं आपको सिंपल एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा। अगेन टॉप ऑफ द माइंड से मैं नाम मिस कर रहा हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने 2020 से लेके 2017-18 से लेके 2020-21 तक बहुत अच्छा कंसल्टेशन किया। ही अर्न समवेयर अराउंड 100-125 करोड़ रुपए के आसपास इन 5 ईयर्स स्पैन। उससे ज़्यादा, उससे कम नंबर नहीं था फाइनेंशियल एडवाइजरी में। 2022 में सेबी ने उनको रडार में लिया कि भाई आप, हाँ, कि आप जो फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहे हो दिस इज इलीगल इन इंडिया, ये तो एक आरए और आरआईए कर सकता है। उन पे लगभग 70 करोड़ की पेनल्टी हुई। उनका आज भी जो बेंगलोर का घर है वो बैंक में गिरवी है। तो अगर किसी के दिमाग में ये बैठा है ना, करे मुझे तो आज किसी ने नहीं पकड़ा, कल नहीं पकड़ सकता है, पकड़ सकता है। तो देखिए, हर कंसल्टेशन को चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजरी है, जैसे मेडिकल एडवाइजरी है, तो ऐसे कानून हैं भारतीय संविधान में। एस्ट्रोलॉजी एडवाइजरी के लिए, एस्ट्रोलॉजी एडवाइज, प्योरली एस्ट्रोलॉजी को नहीं, अगर सपोज कीजिए कि एस्ट्रोलॉजर है जो किसी को फाइनेंशियली एडवाइस करेगा भाई तू ये शेयर खरीद ले, ये स्टॉक खरीद ले, ये म्यूचुअल फंड खरीद ले, इट्स एन इलीगल अंडर द एम्बिट ऑफ सेबी। सेबी एक्शंस लेगा। ऐसे तो लोग एआई से भी कर रहे हैं आजकल कि मैं किस शेयर में इन्वेस्ट करूं, एआई बताता है लोगों को। तो देखिए, एआई बता सकता है, वो आपकी लायबिलिटी है ना। एआई इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, बट अगर आप एज अ कंपनी उसको सर्विस के रूप में सेल कर रहे हैं, यू आर चार्जिंग टू योर क्लाइंट और नॉट चार्जिंग टू योर क्लाइंट, यू आर लायबल टू इट। ये आपको मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ, 2023 के लास्ट का है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर्ड है हर जगह कि एस्ट्रोलॉजर वाज फाइंड बाय सेबी 2 एस्ट्रोलॉजर्स। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। व्हाट आई एम सिंपली वांट टू से कि यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। भाई आपको कंप्यूटर रिपोर्ट बेचना है, बेचो, बट बता के तो बेचो यार। क्योंकि जिस पर्सन ने आपको ट्रस्ट किया ना, उसका ट्रस्ट जा चुका है। और आप उस ट्रस्ट का एक लेवल होता है, वो आप 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल उसको बेवकूफ़ बना पाओगे। नहीं, आपको और भी पॉइंट ऑफ व्यू सोचना पड़ेगा। शादी के लिए हम अपनी कुंडली मिलवाते हैं, फिर हमारी शादी बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छे गुड़ मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद शादी तो अच्छी नहीं चलती। आपको क्या लगता है वो लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाके स्यू करेंगे एक दूसरे को? ऐसे एक केस है, आपस में लड़ रहे होते पति पत्नी और डिवोर्स के लिए जा रहे होते हैं। नहीं, आपके सवाल में 2 सवाल है। क्या ऐसा घटना हुआ है? तो एक मध्य प्रदेश का केस मुझे याद आ रहा है, जहाँ एक कपल कोर्ट में चली गई थी, भाई हमारे एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को एडवाइस किया शादी अच्छी चलेगी, नहीं चलेगी, मेरा पैसा वापस दो। पहली चीज तो ये तो चलो मजाक के नोट पे। अब सीरियस नोट पे आते हैं। हकीकत ये है कि 99% लोग कुंडली मिलाते ही नहीं है। हाँ? बिल्कुल। आपने क्या बोला? गुण मिल जाएंगे। गुण मिलान सबसे बड़ा स्कैम है। हमारी इंडिया टॉप पे आती है एस्ट्रोलॉजी में, स्पेशली तब जब शादी हो या बच्चे का पैदा हो। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गुण मिलान की बात कर रहा हूँ। गुण लोग तो आगे बढ़ते ही नहीं है। तो यही तो बात कर रहे हैं ना। और उस सब के पिछले 10-15 सालों में सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग के जरिए लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन दे दिया गया है कि 36 में से जितना गुण मिला आपका शादी वैसा चलेगा। गुण मिलान इज नॉट योर कुंडली मिलान। गुण मिलान आपकी कुंडली मिलान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। दैट इज जस्ट अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट। मैं और इसको ब्रेक डाउन कर देता हूं टेक्निकली। जो गुण मिलान है, गुण मिलान का मतलब हम अष्टकूट गुण मिलान कर रहे हैं। अष्टकूट गुण मिलान में 36 के आपका आउट ऑफ स्कोर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा पे बेस्ड है। बाकी के जो कुंडली के ग्रह हैं या भाव हैं या जो राशियां हैं उनको कोई कंसिडरेशन नहीं दिया गया। जब हम एस्ट्रोलॉजी के क्लासिक्स को पढ़ते हैं, चाहे वाराहमीर हो, आचार्य लागद हो या ऋषि पराशर हो, उन्होंने कुंडली मिलान की बात की है, गुण मिलान की नहीं। तो लोग गुण मिलान को कुंडली मिलान समझ लेते हैं, जो गलत है। अगर कोई कुंडली सही से मिलाई गई है वो प्रेडिक्शन कभी फेल नहीं करेगा। गुण मिलान तो कुंडली मिलान है ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक सेकंड, यहाँ तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। जब हम बोलते हैं, मतलब समझ लो बड़े बोलते हैं या जिसकी शादी हो रही होती है वो बोलते हैं कि हमारी कुंडली मिलवा दो, बोल के तो वो यही चाहते हैं। अब उनको तो नहीं पता है कि वो सामने से क्या मिलान मिलके और क्या चीज का कॉम्बिनेशन मिलके रिजल्ट डिराइव होके मिल रहा है। मैं आपको मानता हूँ कि ये गलती प्रोफेशनल्स की भी है, उनको बताना चाहिए कि भाई ये नहीं है। और इसकी प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, भाई 100 रुपये या 500 रुपये 1000 रुपये में हो जाएगा। नहीं होगा ना भाई। अगर कोई कुंडली मिलान करने बैठेगा, तो फिर बोलना भी तो चाहिए ना। आई मीन एग्जैक्टली, ये बोलना भी तो चाहिए। तो गलती दोनों की है ना भाई। इफ यू पे पीनट्स यू विल गेट मंकीज। ठीक है,
तो वो भी बोलना ही पड़ेगा। मतलब पहली बात तो मुझे ये क्लैरिटी आज फर्स्ट टाइम हुई है कि नहीं, मैं आपको यही लोग कुंडली मिलाने के चक्कर में गुड़ मिलान करते मैं हैं। पहली यही बता चीज़। रहा हूँ ना, गुण मिलान इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि इसको कोडिफाई किया गया। ये सॉफ्टवेयर्स के रूप में, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के रूप में इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं आता, एस्ट्रोलॉजर्स को आता है, बट वो फिर उतना ही मेहनत करना चाहते हैं जितना उनको पैसे मिले। अब सिंपल सोचिए, जब हम कुंडली की बात करते हैं, कुंडली है क्या? कुंडली में 16 तरह की कुंडलियां होती हैं, लग्न कुंडली से लेकर 16 स्वर कुंडलियों तक। अब एक सिंपल इंसान अगर उस 16 कुंडली को एक एक मिनट भी देखता है ना, तो भी 16 मिनट होते हैं। और आप खुद सोच के देखिए, एक कुंडली जिसमें 12 हाउसेस हैं, 12 ग्रह हैं, राशियां हैं, नक्षत्र हैं, 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। हाँ, या तो फिर एक्यूरेट नहीं आएगी, या तो कुछ करेगा ही नहीं वो, हाँ, या एक्यूरेट या तो नहीं सिंपल देगा कहीं result। डालेगा, गुण मिलान देखेगा और खत्म कर देगा कहानी। तो प्रॉब्लम आपको क्या है कि आप पीनट्स पे करोगे तो मंकीज मिलेंगे, यू वोंट गेट एस्ट्रोलॉजर्स, यू विल गेट मंकीज। तो पहली गलती तो यहाँ करते हैं कि भाई कुंडली मिलान आप सही से नहीं करते। सही से कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। यही शास्त्रीय मत है कि भाई कुंडली मिलान होना चाहिए, गुण मिलान नहीं। दूसरी गलती, भाई शादी तो हमको संडे को ही करना है, कन्वीनियंस भी देखनी है, तो कंफर्ट वो देखना गलत है। है। जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्र ने, जब खासकर हम मुहूर्त चिंतामणि की बात करते हैं, धर्म सिंधु की बात करते हैं, सबने सबका मुहूर्त बनाया है। एस्ट्रोलॉजी बना क्यों? कभी ये सवाल में इसको आंसर, एस्ट्रोलॉजी बना क्यों? जब एस्ट्रोलॉजी की पहली परिकल्पना की गई, जब आचार्य लागध ने मैथमेटिकल मॉडल बनाया कि भाई ये पंचांग बनेगा, तो पर्पस क्या था? पर्पस था कि इंसान अपनी एक्टिविटीज को, अपने जीवन के एक्शंस को समय के साथ बैलेंस कर सके, जो कर नहीं पाया। तो हम मुहूर्त नहीं देखते। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है शादी ना चलने की, वो गलती है मुहूर्त, कि हमको तो शादी आज ही करनी है, हमको तो संडे को ही करना है। तो वो पर अगर आप संडे पे आ रहे हो तो मैं ये बोलूंगी, एक कम्युनिटी है वो संडे को ही शादी करती है, पंजाबी सरदार, जरूरी वो नहीं तो है। करते ही संडे को है शादी, जरूरी नहीं है, वो संडे को ही पीर वो करते वो हैं। बस एक नॉर्मल मिथ है। मिथ है। हाँ, बहुत सारे लोग नॉन संडेज भी करते हैं। अच्छा, पंजाबीज जो है हाँ, वो करते हैं, नॉन संडेज भी करते हैं, नॉन संडेज भी करते बिल्कुल। हैं। देखिए ये क्या बट ना, समहाउ वो कुंडली में तो बिलीव ही नहीं करते हैं पंजाबीज, मैंने ये देखा है। देखिए ये क्या ना, अगेन हम किसी भी ऐसे कल्चर को या ना किसी भी एथनिक ग्रुप को अगर ऐसे मार्केट करते हैं ना, थोड़ा सा गलत हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं को बिलीव नहीं करते, बिलीव करते हैं। अच्छा। हाँ, हो सकता है प्रिडोमिनेंट नहीं है उनके कल्चर में, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा उनका लाइफ स्टाइल क्या है। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी, उनके कर्मा और उनका लाइफस्टाइल बहुत ही That's it। एक प्योर है, उस तरीके का दान है। दूसरा उनकी जो gratefulness शादियां है। हैं गुरुद्वारे में हो रही हैं, दैट्स द प्लेस का सिग्निफिकेंस। मैं तीसरा आ रहा था, तो एक तो मुहूर्त का एस्पेक्ट हो गया, हाँ। कि अगर मैं आपको स्टैटिस्टिकली बताऊं ना, तो 10 में से 8 शादियां गलत मुहूर्त पे हो रही हैं। ये मेरा नंबर नहीं है, ये स्टैटिस्टिकली एक रिसर्च स्टडी है, जहां हमने 10 मिलियन से ज़्यादा कपल से बात की है कि उनकी शादी का मुहूर्त सही था या गलत, शास्त्रीय मत पे, चाहे उनका जो भी फेट रहा हो। तो Okay। 80% मैरिजेज आर हैपनिंग ऑन ए रॉन्ग मुहूर्त। गलती किसकी है? गलती लोगों की है, भाई उनको कल ही शादी करनी है। जबकि हकीकत यह है कि शादी का मुहूर्त निकालने में आपको साल भर का भी इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी दशा मैच ना कर रहा हो, वर्षफल मैच ना करना हो। हाँ, बट आई थिंक दिस इज अ मैं- कुंडलियां और ये सब एक कन्वीनियंस बन गया है। नहीं, मैं एक तीसरे पहलू पे आता हूँ। हाँ, तीसरा पहलू जो शादी नहीं चलने की वजह, जिसका हम ब्लेम तो मार देते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, वो है शादियां हो कहाँ रही हैं, वेयर द मैरिजेज आर हैपनिंग। शादियां हो रही हैं, बिल्कुल। बैंक्वेट्स किस लैंड पे बना है, वी डोंट नो। बैंक्वेट्स में जो खाना बना रहे हैं उनका क्या माइंडसेट है, वी डोंट नो। बैंक्वेट्स की एनर्जी क्या है, वी डोंट नो। इतना सब इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। इतना भाई- कौन सोचता है? सोचना पड़ेगा आपको। भाई हमारे शास्त्र में तो कभी बैंक्वेट शादी की बात ही नहीं थी। हमारे शादी में, हमारे शास्त्रों में शादी कहाँ होती थी? भाई घर में शादी होती थी, उस घर में, उस भूमि पे जिस पे सालों साल से, जन्मों जन्मांतर से आपके पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वहां आप अपनी ऊर्जा के साथ ईश्वर की आराधना कर रहे हो। उस धरती पे, उस भूमि पे ईश्वर, कुल देवी, कुल देवता और पितरों के आशीर्वाद से शादी हो रही थी। जब आप उस कल्चर को उठा के वेडिंग हॉल पे लेके आएंगे तो शादी ब्रेकडाउन होगा, नहीं चलेगा। मैं वेडिंग हॉल के खिलाफ नहीं हूं, खिलाफ मैं इसके हूं क्योंकि आपको वेडिंग हॉल को भी अपने हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। ये हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, अंबानी जी के बेटे की शादी, लोगों को सिंपल एक डेकोर लगा हुआ, डेकोर नहीं था वो एक एस्ट्रोलॉजिकली वेल प्लान्ड वेडिंग हॉल है। ओह, एवरी पीस ऑफ निटी एंड ग्रिटीज आर प्लान्ड एज पर द एस्ट्रोलॉजी एंड एज पर द क्लासिक्स। तो अगर आपको बैंक्वेट हॉल करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट इनटू एफर्ट,
उस बैंक्वेट हॉल की एनर्जी को उस कपल से मैच करवाने के लिए। अब आप ये सोचिए कि जब आप बात करते शादी नहीं चली तो आप किसी एक चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते ना, आपको हर फैक्टर देखना पड़ेगा। चाहे वो कुंडली मिलान हो, पहली बात तो कुंडली मिलान कोई करता ही नहीं है, गुण मिलान पे रह जाते हैं। आप ऐसे लोगों को लेकर आइए जिसने कुंडली मिलान किया और उसकी शादी नहीं चली, आपको नहीं मिलेगा। मैं ये सादे कागज पे गारंटी लिख के देता हूँ। 90% लोगों की शादी सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान पे होती है। भाई 36 में इतने गुण मिले तो पास, इतने गुण मिले तो फेल। वो कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ ये समझिए कि एक बच्चा है जिसने 10th का पेपर दिया, एक सब्जेक्ट में उसको डिस्टिंक्शन मिल गया और बाकी सब्जेक्ट में फेल कर गया, उसको क्या बोलेंगे, पास या फेल? फेल। तो गुण मिलान इज जस्ट अ पेपर ऑफ इट। दूसरा मुहूर्त, और तीसरा द लोकेशन ऑफ द वेडिंग। इसके बाद भी वेयर डू यू लिव, पोस्ट मैरिज आप रहते कहाँ, आपके उस घर का वास्तु, आपका बेड कैसा है, आपके घर के आसपास में चीज़ें क्या हैं, उसको भाई आपका जो लाइफ स्टाइल है, एस्ट्रोलॉजी एक कर्म का विज्ञान है, क्रियामान कर्म है, उसको कैसे रूल आउट करोगे आप, वो भी तो चाहिए। आप जब सारी चीज़ों को अलाइन करोगे तो शादी डेफिनेटली चलेगी, नहीं चलने की बात ही नहीं होती। और अगर नहीं चलेगी तो पहले बता देगा कि भाई ये शादी नहीं चलेगी, भाई इसमें ये प्रॉब्लम रहेगा। अब आप उस प्रॉब्लम का बैटल करना चाहते हो, यू वांट टू बैटल। बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे पास कपल आते हैं पर्सनली कंसल्टेशन के लिए कि भाई वी आर इन लव विथ ईच अदर, वी आर डेटिंग ईच अदर, वी वांट टू गेट मैरिड। वेट करो, तो फिर वहाँ पे रेमेडी करो। सो द प्रॉब्लम इज दैट ना कि हमारे लिए गुण मिलान एक बहुत बड़ा टारगेट है। अरे ब्लेम डाल दो, बिल फाड़ दो। बिल इसलिए फाड़ दो क्योंकि आसान है, वो इजी विक्टिम है। हाँ, हमने अपने कार्मास को उतना क्लियर नहीं रखा, पार्टनर के साथ उतना कंपैटिबिलिटी पे नहीं काम कर रहे, टाइम नहीं दे रहे। बात ये है कि हमने एस्ट्रोलॉजी को भी सही से यूज नहीं किया, उसको सही से यूज करना बहुत जरूरी है। तो समय के साथ इवॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले की शादियां जहां होती थी, मैं ये नहीं बोलता कि पहले शादियां अच्छी चलती थी, उस समय भी शादियों में प्रॉब्लम होंगे, हो सकता है कि लोग बोलते नहीं थे, वो एक अलग मैटर हो सकता है। आई थिंक पेशेंस ज्यादा था लोगों में। नहीं, देखिए पेशेंस से सोशल मीडिया का इतना ओवर एक्सपोजर नहीं था। देखिए पेशेंस से ज़्यादा फैक्टर क्या था ना, वहाँ इकोनॉमिक पैरिटी नहीं थी जो डिसीजन मेकिंग को हैम्पर कर रहा था। तो मैं ये कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी शादियाँ अच्छी चल रही थी, वहाँ भी शादियाँ बुरी हो सकती हैं, बट हम उस प्रॉब्लम को और बुरा कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। हमारे मम्मी पापा भी लड़ते थे, हमारे दादा दादी भी लड़ते थे, ऐसा नहीं है। तो वो तो चीज़ें रही है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी को एक 2 मिनट का मैगी नूडल बना चुके हैं। अरे 2 मिनट करेंगे एंड इट विल कम टू अस, इट वोंट हैपन। मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो मैं अपने लाइफ में सबसे कम वेडिंग मुहूर्त देता हूँ। मतलब मेरे पास कोई क्लाइंट कोई आती है तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास आओगे तो यू शुड हैव टाइम, कि आपके पास 1-2 साल 3 साल का टाइम है कि मैं अच्छे से मुहूर्त दे सकूँ, देन आई विल गिव। अगर मुझे लगता है कि इफ़ आई कैन नॉट डू अ जस्टिस, आई एम सो सॉरी। अच्छा, क्योंकि हो सकता है आपका वर्सफल सपोर्ट ना करे, तो मैं उस साल में कहाँ से मुहूर्त दूँ, मैं नहीं दूंगा। आई विल से नो टू यू। तो कम विद दैट प्रिपेयर्ड ऑफ माइंड। भाई मुझे ये नहीं कि भाई मुझे पैसे मिले या मुझे फी मिला है तो मैं आपको कल का मुहूर्त दूंगा, कल शादी कर लो। नहीं, एक सेकंड, आप कहना चाह रहे हो अगर किसी को शादी करनी है तो हो सकता है उसको 2 से 3 साल लगे? बिल्कुल हो सकता है। पेशेंस ही नहीं है सर किसी के पास आज की डेट में। तो वो लाना पड़ेगा ना, फिर जाके लड़ो मरो, फिर शादी कर, फिर एस्ट्रोलॉजी को गाली क्यों देनी है, जो हो रहा है होने फिर तो क्या मैं बोलती हूँ, पेरेंट्स छोड़ दो, पेरेंट्स ही बोलने लगते हैं पार्टनर छोड़ दो। 3 साल कौन रुक रहा है? भाई आपके साथ तुम्हारी एज निकल गई, ये हो कुछ नहीं गया। होता, ये सब सिर्फ मिथ है। बट इट इज हैपनिंग, ये सब हो रहा है ना। आई हैव कपल्स जिन्होंने 1.5 साल 2 साल वेट किए हैं कि टू हैव अ गुड मुहूर्त ऑफ गेटिंग मैरिड एंड दे गॉट मैरिड। सही टाइम का वेट किया है, सही टाइम का वेट किया है। आपको लगा कि ठीक नहीं है तो दे अग्री, बिल्कुल दे विल अग्री टू इट। ये एस्ट्रोलॉजर की कन्विंसिंग स्किल है ना कि भाई हमको समझाओ कि क्या ठीक नहीं है। भाई पेरेंट्स क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे खुश रहें, दे बी हैप्पी इन द मैरिज, दे डोंट वांट अ ruined मैरिज, दे डोंट वांट द मैरिज टू लैंड ऑन द डोर ऑफ ए कोर्ट। करेक्ट, बट इट इज हैपनिंग एवरी डे। इट्स हैपनिंग बिकॉज हमने उसको जादू बना दिया, हमने उसको एक नहीं, आई थिंक ये वो हो रहा है जो पिछले 20 साल या पिछले 18 साल या मे बी 10 साल तक की जो प्रेडिक्शंस रही हैं उसका रिपरकशन आज दिख रहा है। बिल्कुल, पुराना तो वही चल रहा है ना अभी जो दिख रहा है। बिल्कुल रिपरकशंस भी। और प्रॉब्लम है कि हम इसको इंटायरली, आप किसी चीज़ को या तो इंटायरली लो या फिर बिल्कुल मत लो। उसको हाफ फटेड यूज करके ना आप कोई तीर नहीं मार लोगे। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन, एवरीथिंग हैज़ टू बी इवॉल्व। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरा एक क्लाइंट है, दे आर बैंक्वेट हॉल्स। तो दे केम टू मी आफ्टर कोविड कि भाई हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड बन गया, हमारी जितनी शादी होती है सारे डाइवोर्स हो जाते ओके। एंड इट वाज फैक्ट कि मतलब उन्होंने मतलब बोला कि हमारा स्टैटिस्टिक्स अगर हम जितनी शादियां हमने करवाई हैं 90% आर इन द कोर्ट, और अब हमारे पास क्लाइंट आ नहीं रहे। एंड वी एक्चुअली वर्कड ऑन द बैंक्वेट हॉल फॉर द वास्तु पर्सपेक्टिव कि उस बैंक्वेट हॉल की एनर्जी को पॉजिटिव कर दें। एंड फ्रॉम देयर ऑन लगभग 5-7 साल हो गए, दे आर अर्निंग पैसा,
the clients are happy, the people are happy, and they are prosperous in the life. Obviously लाइफ को आगे देखना है, 5 साल बहुत कम पीरियड होता है, बट जो शादियाँ पहले 1 साल या 6 महीने में टूट रही थी वो कम से कम 5 साल चल तो रही हैं. तो सिंपल थिंग इज दैट ना कि जो बैंक्वेट हॉल्स है, जो वेडिंग हॉल्स है या जो होटल्स हैं, उनको भी इस पे काम करना पड़ेगा. पर बैंक्वेट हॉल के ओनर्स को ही ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है. ऐसा नहीं है. They don't understand those sciences. नहीं, जितने लग्जरी होटल्स हैं, जितने प्रीमियम होटल्स हैं, दे प्रेफर इट. They prefer astrology. दे प्रेफर वास्तु. बिल्कुल. अच्छा. मतलब मैं अगर अपने इंडिया में अपना वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट सेलिंग सर्विस की बात करूं, सो दैट इज द वेडिंग वास्तु. कि वेडिंग वेन्यू, दिस इज माय सेकंड हाईएस्ट सेलिंग वास्तु, सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्ट. वी वर्क विथ लॉट ऑफ कपल्स टू डिजाइन देयर वेडिंग वेन्यूज इन अ मैनर जो वेडिंग प्लानर को भी सूट करे, जो होटल को भी सूट करे, और ब्राइड और ग्रूम को भी एस्ट्रोलॉजी को सूट करे. तो द प्रॉब्लम, मतलब आप एक सेकंड कहना चाह रहे हैं जो डिजाइनर होते हैं, हम वेडिंग डिजाइनर रखते हैं, हम फैशन डिजाइनर रखते हैं, हम ज्वेलरी डिजाइनर रखते हैं, वेडिंग प्लानर्स रखते हैं, फोटोग्राफर रखते हैं, तो हमें एक एस्ट्रो बंदा भी चाहिए उस टाइम पे हु कैन गाइड यू विद द राइट गाइडेंस, बिकॉज आई थिंक वो ही एक चीज है इट्स हैपनिंग जो लाइफ लॉन्ग तक चलेगी. बाकी सब चीजें तो मटेरियलिस्टिक है. बिल्कुल. कुछ टाइम बाद वो नहीं उतना रेलेवेंस प्रॉब्लम कहाँ है? इट्स ऑलरेडी हैपनिंग. इंडिया में नहीं हो रहा, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है. ये मुझे बहुत ही स्ट्रेंज लगता है. इंडिया में नहीं हो रहा, वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है. काम हमारा है, ज्ञान हमारा है, लेकिन यूटिलिटी वहाँ यूज हो रही है. वो कर रहे हैं. आप सिंपल एग्जांपल दूंगा, इटली की बात कर लिया, बाकी कंट्रीज की बात कर लिया. व्हाई दे आर पॉपुलर वेडिंग डेस्टिनेशंस? उन्होंने उस पर मेहनत किया है. आज भी वहाँ साइकिक्स बैठते हैं जो उसको डिजाइन करते हैं. दे पुट लॉट ऑफ द कैपिटल. वही शहर क्यों, वही जगह क्यों? दुनिया में कहीं भी चूज कर सकते थे. वही उदयपुर क्यों, वही इटली क्यों? The reason is that वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से ही सिटीज नोन है. The cities are planned from the perspective of that. कौन प्लान किया इनको, कैसे प्लान? जिस शहर को जब उदयपुर को महाराजा उदय सिंह ने बनाया, तो उन्होंने उसको प्लान करके बनाया कि ऐसा शहर बने जहां लोग खुशहाल रहे. I see. एंड जो इस तरह के सिटीज प्लान बन रहे हैं, दे सोची हुआ ये मैं बताता हूँ. आजकल तो AI ड्रिवन सिटीज बन रहे हैं. नहीं मैं आता हूँ. अब मैं बताता हूँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई. हाँ. अब हम वास्तु यूज करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे. वास्तु यूज करेंगे पैसे नहीं मिलेंगे मतलब इफ यू से कि वी आर यूजिंग वास्तु, द पीपल विल जज अस. कह रहे ये क्या कर रहा है, ये तो कुछ सुपरस्टिशियस बात है. तो बहुत सारे आज से 30-40 साल पहले कुछ विद्वान बैठे, उन्होंने वास्तु के प्रिंसिपल्स को उठा के सस्टेनेबल बिल्डिंग प्लान में सेट कर दिया कि भाई ये तो सस्टेनेबल बिल्डिंग प्लान है, सस्टेनेबल डिजाइन्स बनेंगे, है वो प्रिंसिपल्स वास्तु के. अच्छा. तो बहुत बार जब हम इटली को देखते हैं या यूएस को देखते हैं, या तो वहाँ जो हम चीज़ें देखते हैं, जो सस्टेनेबल बिल्डिंग प्लान का प्रिंसिपल बनाया गया है, 90% ऑफ द प्रिंसिपल्स लाइज फ्रॉम द वास्तु. जब हम वास्तु की बात करते हैं तो विश्वकर्मा प्रकाश है या मयमतम जैसे ग्रंथ हैं, उसमें ये प्रिंसिपल्स दिया गया है कि शहर कैसे बसाए जाएं, किस पर्पस के लिए शहर कैसे से बचे. तो यही एक फैक्ट बताऊंगा आपको, एक बहुत बड़ा रियलिटी है कि हम अपने विजडम को यूज़ नहीं कर रहे, बट जो नॉन इंडियंस हैं वो इसको अलग अलग नाम से यूज कर रहे हैं. एंड obviously they need to market it, so they will rename it with a different name so that they get more paisa and we will pay them to get a certification and then start practicing. मैं उनकी to मेहनत, have a more scientific approach towards it's not what about it more is. scientific approach, it's more about कि भाई मुझे मार्केटिंग भी करनी है. अगर मैं इसको एक इजी नाम दे दूंगा तो हर लोग जाके उस नाम तक पहुंच जाएगा. तो लेट अस गिव इट अ कॉम्प्लेक्स नेम व्हिच नो वन कैन अंडरस्टैंड. ये मैंने ही बनाया है एंड देन इट्स इजी टू सेल. तो मैं आपको रियली बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम्स थी ना, ये प्रॉब्लम्स अब खत्म हो रही है. खत्म इसलिए हो रही है, जो यंगर जनरेशन है दे आर मोर ओपन, दे आर मोर कंसिडरेट ऑफ कॉन्शियस चॉइसेस. कॉन्शियस चॉइसेस का मतलब, हाँ, एक तो वो प्रेशर ड्रिवन तो चॉइसेस बिल्कुल मैं प्रेशर ड्रिवन की बात ही नहीं कर रहा. सोसाइटी का प्रेशर हो, पेरेंटल प्रेशर वो एक अलग चीज है. कॉन्शियस चॉइसेस का मतलब हनीमून पे कहाँ जाएंगे, दे आर आस्किंग एस्ट्रोलॉजर्स. अच्छा, दे आर आस्किंग एस्ट्रोलॉजर्स. प्रीमून पे कहाँ जाएंगे, कि कौन सा कपड़ा पहने, कौन से रंग का ड्रेस पहने, कौन से सिटी को चूज करें. दीज आर क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड टू एस्ट्रोलॉजर्स, और लोग पूछ रहे हैं. ये तो चलो अलग चीज है. हम घूमने कहाँ जाएं ये भी लोग पूछ रहे हैं. देयर समथिंग नोन एज एस्ट्रो ट्रैवल, ट्रैवलिंग एज पर एस्ट्रोलॉजी. जैसे अभी मुझे टॉप ऑफ द माइंड से याद नहीं, शायद booking.com का एक रिसर्च आया था अभी लास्ट ईयर कि लगभग 60-65% लोग दे आर आस्किंग एस्ट्रोलॉजर्स वेयर दे शुड ट्रैवल नेक्स्ट, व्हेन दे शुड ट्रैवल. तो जो ये जो यंगर जनरेशन है ना, एक दूसरे रिवाइवल को लेके आ रहा है. इट्स अ रिनासा ऑफ द एंशिएंट नॉलेज सॉल्विंग द मॉडर्न प्रॉब्लम्स.
आई थिंक जो ये आप बात कर रहे हो वो शायद हमारे दादा या परदादा के टाइम पे होता था कि वो थोड़ा बहुत मुहूर्त देखते थे कि नहीं चलो ये नहीं है। आजकल तो आई थिंक हम छुट्टियों पे बेस्ड हैं कि कब 3 छुट्टियां क्लब हो गई वीकेंड के साथ और निकल नहीं जाओ तो और मुहूर्त कर की लो। तो बात ही नहीं हो रही ना भाई। नॉर्मल ट्रैवल के लिए मुहूर्त आपको चाहिए नहीं, वो तो तिथि की बात है, वो तिथि नक्षत्र का खेल है। ठीक है। आपको जाना कहाँ है? हिमाचल जाओगे कि देहरादून जाओगे या गोवा जाओगे या बाली जाओगे, ये एस्ट्रोलजर तय कर रहा है। द 60% मोर देन 60% पीपल। और ये तय होने से क्या फ़ायदा मिलता है, यहाँ नहीं वहाँ जाने से? हाउ डज दैट हेल्प? क्योंकि रहना तो 2-3 दिन है। बिल्कुल। सो दिस विल हेल्प यू 2 पर्पज से। पहला, हर जगह की एक ऊर्जा होती है। Okay. तो आपकी जो उस समय दशा चल रही है, आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल दशा है, वो उस ट्रैवल को सूट करेगा। तो you're अलाइनिंग योर कर्माज टू द स्पैन ऑफ द यूनिवर्स। तो वर्चुअली वो अपने आप में एक रेमेडी है। एंड इनफैक्ट Okay. मतलब मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा ना, नॉन इंडियंस आर मोर एक्साइटेड टू डू दिस ओके। एंड दे आर डूइंग इट, दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट एंड दे आर सुपर हैप्पी। सो सी द थिंग इज दैट ना, लोग बोल सकते हैं ये तो सुपरस्टिशन है, इसका कोई पैटर्न नहीं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इसको यूज कर रहे हैं। लगभग जो मैंने रिपोर्ट कोट की है Booking.com की, लगभग 63-64% उनका भी नंबर था कि पीपल आर विलिंग। तो वो बेवकूफ़ नहीं है। अगर 60% लोग बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू आस्क एंड इट इज़ गोइंग टू कम बैक टू हेल्प, इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम, इट इज़ हेल्पिंग देम आउट। तो मैं आपको बताऊँ ना, मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग एडवाइसेस देता हूँ। घूमना कहाँ है, शादी कब करनी है, कौन से शहर में करनी है, एंड पीपल आर एक्साइटेड टू इट। और थोड़ा एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट, इसको मैं बोलता हूँ कॉन्शियस लिविंग। यू आर मेकिंग द चॉइसेस ऑफ योर लाइफ, ईच एंड एवरी डैम पीस ऑफ चॉइसेस। एंड दिस इज नॉट ओनली दिस, इसको हमें लगता है ना सुपरस्टिशन है, बट मैं आपको बताता हूँ इट्स अ इकोनॉमिक मॉडल एंड आई विल हेल्प यू विथ एन एग्जाम्पल। कैसे इकोनॉमिक मॉडल कैसे मैं होगा? हिजाब करता हूँ। सपोज करिए, नॉट फ्रॉम ट्रैवल, मैं आपको एक दूसरा एनालॉगस एग्जांपल दूंगा। वो है मुहूर्त डिलीवरी, कि आपने मुहूर्त पे अपने बच्चे को डिलीवर किया। हाँ, ये तो होता है। इट्स अ वेरी पॉपुलर। अब वेरी पॉपुलर। सिंपली आप जाके देखोगे, नाम भी पहले ही सोच लेते हैं अगर इस मुहूर्त पे लड़का है या नाम लड़की तो है। खैर चलो अलग बात है, वो तो एक अलग सी बात है। मैं आपको इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक बड़े हॉस्पिटल के पास जाते हो, द लग्जरी हॉस्पिटल्स लाइक Cloud9, मदरहुड और एनी ऑफ दैट चेन, करेक्ट। या CK बिरला, जो भी मतलब दिल्ली NCR के या मुंबई या बेंगलुरु के जो बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, मदरहुड पे ही हाँ, काम जो भी करते मतलब हैं। मैटरनिटी या Yes, नॉन yes. मैटरनिटी भी हैं, जो Correct. बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इफ़ दे आर चार्जिंग से 100 रुपये फॉर डिलीवरी, फॉर नॉर्मल डिलीवरी और C-सेक्शन डिलीवरी, जहाँ मुहूर्त आता है दे चार्ज 30 और 40% प्रीमियम। तो वर्चुअली एक एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस ने उसके मार्केट कैपेक्स को 30% बढ़ा दिया। मतलब नॉट जस्ट मार्केट कैपेक्स, इट्स अ रेवेन्यू फ्लो। तो जो पहले 1 लाख खर्च कर रहा था वो 1.5 लाख खर्च कर रहा है। तो वर्चुअली जो हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो अर्निंग मोर पैसा। और हमने कुछ चेंज नहीं किया है, बच्चा वैसे भी पैदा होना है, बट हमने उसको सिर्फ कस्टमाइज किया है। तो इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू। और ये सिर्फ मैंने आपको एक हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया है। पर क्या कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के साथ डिलिबरेटली इंटरफेयर नहीं कर रहे? वी आर नॉट इंटरफेयरिंग। तो नाउ बाय से कि अगर बच्चे को शायद सुबह पैदा होना था और इस नक्षत्र में इस मुहूर्त में होना था, बट समहाउ नाउ सिंस वी फेल्ट कि दिस विल गिव गुड थिंग टू अस और टू दिस चाइल्ड सोल और टू द एंड फैमिली, व्हाई डू यू फेल्ट सो? तो ये हम कहीं ना कहीं जो कर्मा है वो आना चाहिए नहीं। वैसा, और हम उसको अननेसेसरी टैम्पर कर रहे हैं विद ऑल दीज मोर कॉन्शियसली अवेयर चॉइसेस। वी आर एक्चुअली गोइंग बैक टू द रियल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब इसको 2 पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले बच्चे के पर्सपेक्टिव से। तो हमारे शास्त्रों में एक कुंडली बताई गई, वो बोलते हैं गर्भधारण कुंडली। गर्भधारण का कुंडली का मतलब कि कंसेप्शन कब हुआ है, उस कुंडली को बनाया जाए तो वो बता देगा कि भाई पेरेंट्स इसके वॉलेंट्री इलेक्टिव सर्जरी लेंगे या नहीं लेंगे। तो आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो प्लान्ड नहीं है, आप बस उस कर्माज को एग्जीक्यूट कर रहे हो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि जो आपका कंसेप्शन कुंडली या गर्भधारण कुंडली है उसको प्लान किया जा सकता है। यू कैन प्लान इट एंड देयर आर पीपल हु आर प्लानिंग। मतलब आई हैव कपल्स हु कम एंड आस्क कि हे वी आर प्लानिंग टू गेट टू स्टार्ट अवर फैमिली, सजेस्ट अस द डेज, सजेस्ट अस द मंथ्स। देयर आर पीपल हु आर टेकिंग इसको। हमने इसको एक नया नाम बहुत पॉपुलर है मेरा। बट एक सेकेंड, आपको कैसे पता चलेगा? वो उसका रिजल्ट तो आता ही कम से कम 4 हफ्ते में है या इन दैट पीरियड। हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि वो सही मुहूर्त में ही आप बैठे?
अब ये भी है, ऐसे कैसे आप ये बताओगे? देखिए मैं ऐसा था, आप 100% प्लान नहीं कर सकते, हाँ। बट हाँ डेफिनेटली आपके पास तिथि बताने का गाइड होता है कि हे टेक दिस डेट्स ऑफ अ मंथ, हाँ, these are auspicious days. If you try, तो they will try चीजें for that, अच्छी ही they will go रहेंगी। for that. So there is something a very popular concept known as zero trimester. Okay. जीरो ट्राइमेस्टर का मतलब कपल्स आर गोइंग फॉर 3 months ऑफ प्रिपरेशन, कि जहां वो उस बच्चे के लिए हर चीज प्लान कर सके. तो आई हैव क्लाइंट्स जिनको मैं एडवाइस देता हूं कि हे दिस इज योर मंथली कैलेंडर, फॉलो दिस, एंड once that conception has happened, once it has been medically be confirmed, they come back to us कि hey it has happened now, get us the kundli and they will share the details कि hey a female knows या द कपल knows कि भाई ये हमारा प्रोबेबल डेट हो सकता है, Right. एंड सिंस आपने ही वो मुहूर्त दिया है, यू ऑलरेडी नो, यू जूम इन द एग्जैक्ट डेट, मेक द गर्भधारण कुंडली एंड प्रेडिक्ट व्हाट द गोइंग टू हैपन. यहाँ तक तो ठीक है, एक ये लेंस हुआ. दूसरा एक और लेंस है, जो महिला है शी इज गोइंग टू हैव सी सेक्शन, उसकी सर्जरी हो रही है, होना है. अब अगर दुनिया में हम देखते हैं तो 60-65% से ज़्यादा जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन के शिकार होते हैं. हाँ, हो जाती हैं लेडीज. यस. दिस इज द मोर बेटर केस फॉर एस्ट्रोलॉजी टू सॉल्व इट, कि भाई ऐसे टाइम पे डिलीवरी करवाओ जब सर्जिकल हीलिंग भी जल्दी हो और पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी नहीं हो. तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं कि आप कर्म को इंटरफेयर कर रहे हो, आप कर्म को इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, आप उस माँ के फास्टर रिकवरी को हेल्प कर रहे हो. ये तो चलो पर साइंस तो बोलता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन आना ही है. ये किसने बोल दिया? तो साइंस तो बोलता है ये. साइंस हमें दिमाग में फिट कर दिया गया है. भाई आप गर्भधारण संस्कार को मेथड से फॉलो करो, बिल्कुल नहीं आएगा. आप फॉलो तो करो संस्कार को. भाई जो गर्भधारण संस्कार बोला है उसके प्रिंसिपल को फॉलो करो. यू विल बी, देयर आर 40% पीपल जिनको नहीं होता है ना. हाँ, वो हाँ, कुछ तो स्पेशल कर रहे होंगे, Correct. कुछ तो डिफरेंट कर रहे होंगे, वो डिफरेंट आप भी करो. तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज नॉट अवॉइडेबल, दिस इज समथिंग विच इज अवॉइडेबल. देखिए मैं ये नहीं बोलता कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हाँ. बट सर्टेनली रिड्यूस तो कर सकते हैं ना. हाँ ठीक है, अगर उसको 80% है तो उसको हम 20% तक तो ला ही बिल्कुल. सकते हैं. तो यू हैव टू मेक, तो देयर आर पीपल जहाँ पे हैं, तो हम जितना सोचते भी नहीं है ना, उससे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग इंटीग्रेटेड. मैं एक बड़ा रिसेंट एग्जांपल दूंगा, एंड मैंने बहुत सारी वास्तुज किए हैं, बहुत सारे कॉमर्शियल डिस्कशंस किए हैं. अभी रिसेंटली मेरे पास कोई क्लाइंट आई थ्रू अ फ्रेंड रेफरेंस, दे वांटेड टू रेंट अ शॉप, ओके. कि हमें एक शॉप रेंट करना है टू स्टार्ट अ बिजनेस. इनफैक्ट 2 थे, एक दिल्ली एंड एक मुंबई में, इनफैक्ट 3 थे. एंड यू विल बी अमेज्ड, उन्होंने हर जो शॉप देखा है उसके लिए मुझे पे आउट किया है. वेदर दे हैवंट टेकन, दे सोल्ड मी 50+ प्रॉपर्टीज जिनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया फॉर माई कन्फर्मेशन बिफोर फाइनलाइजिंग द डील. अब ये सोचो कि जो बंदा अगर उसका रेंट, मतलब अगर हम दिल्ली की बात करें, जीके की बात करें, 10 लाख रुपए देने वाला है, साल का करोड़ रुपए खर्च करेगा, ही कैन सर्टेनली गो फॉर अ वास्तु ऑडिट. लोग करवा रहे हैं. इनफैक्ट मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा. मैं मुंबई में एक कमर्शियल स्पेस को हम फाइनल कर रहे थे, तो आई रिजेक्टेड अ प्रॉपर्टी. अच्छा. जबकि वो बहुत अच्छी थी, टिक मार्क फ्रॉम एवरीथिंग, बट आई रिजेक्टेड कि वास्तु के हिसाब से नहीं, एंड द क्लाइंट डिसाइडेड टू गो फॉर एल्स. जो उस बिल्डिंग का ओनर था, ही केम बैक टू रीच आउट टू माय टीम कि हम क्या करें कि हमारा बढ़ जाए, एंड वी एक्चुअली कंसल्टेड हिम टू मेक द प्रॉपर्टी बेटर, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months द प्रॉपर्टी रेंटेड आउट कंप्लीटली. सो थिंक इज दैट हम जितना सोच भी नहीं रहे हैं ना, उससे ज़्यादा है. मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि एक सीक्रेट जो बिलियनर्स से मिलियनर्स यूज करते हैं ना, उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी. जो वो चाहते हैं किसी को पता ना चले, क्योंकि उनको पता है जिस दिन बाकी लोगों को पता चल गया तो वो भी अमीर बन जाएंगे. सो दिस इज द मोस्ट हिडन कोड ऑफ सीक्रेट. वो चाहते हैं कि मैं रैप में रहे. नहीं, आई एग्री. मैंने अंबानी जी को देखा है. आप किसी को देख लीजिए. हाँ, मतलब these all people they definitely believe in that. Of course they don't say it, but they say it's a part of our life. बिल्कुल. उनका वो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है. मेरी सिंपल से एक फिलोसफी है ना, अगर किसी पर्सन को पता चल जाए कि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कर रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजर की गलती है. So my remedies should be such capable that I can blend in your life like an air, which no one can see but everyone can feel. So that's the power of astrology. Great. To blending with your life. उससे फायदा क्या है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका काम भी हो गया. हाँ. तो हम जो सोचते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे आ गई, नहीं, उसके पीछे भी साइंस है. एंड देयर आर पीपल जो उसको मान रहा है, जो उसको फॉलो कर रहा है. तो एक चीज मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी, तो ऐसे कुछ कुछ मॉल्स हैं जो बनते हैं और वो एकदम चल ही नहीं पाते, सडनली सब कुछ होता है. उसमें वास्तु गड़बड़ है, तो उनको वास्तु ठीक करा लेंगे तो वो चल पड़ेंगे वापस दुकानें. बट मैंने देखा है ऐसे कुछ कुछ, जैसे अच्छा बनते हैं, सब कुछ बहुत बेहतरीन करते हैं, लॉन्च ग्रैंड होता है, अच्छे ब्रांड्स भी आ जाते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं, मतलब शांत हो जाते हैं. इसमें एक मिथ है
मिथ क्या है कि वास्तु इज अ वन टाइम एक्सरसाइज. नो, वास्तु इज अ एनुअल प्रोजेक्ट. अच्छा. आप इसको वन टाइम नहीं करा सकते. मैं एग्जांपल दूंगा. सपोज करिए आपने एक घर बनाया, आपका घर बन गया, आपने वास्तु करवा लिया. हाँ. कल को आपके घर के बगल में आके कोई गड्ढा खोद दे, आपको क्या लगता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा. आपका वास्तु गड़बड़ा गया. यू विल हैव टू गेट ए वास्तु ऑडिट. तो वास्तु इज नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज, इट्स अ रेगुलर ऑडिट. ओह. आपको periodically इसको ऑडिट करना पड़ेगा. periodically you will have to evaluate every. जैसे आप एक AMC करते हो, annual management contract for your softwares, you should have an astrologer to do that for you to make sure. हाँ, astrologer आपके problems को खत्म नहीं करेगा. वो आपको दो काम करेगा. या तो प्रॉब्लम आने नहीं देगा, और अगर आ गया तो उससे जल्दी बाहर कैसे निकलो इस पर आपको एम्पावर करेगा. अगर कोई बच्चा है, उसका अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही है, या एस्ट्रोलॉजी एज अ स्टडी वो पढ़ना चाहता है बच्चा, तो क्या ऐसे कुछ स्कूल्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीरियस देखिए, करियर में वो सबसे लोग? पहली चीज स्कूल्स तो नहीं है. मतलब बहुत कम ऐसे स्कूल टॉप ऑफ द माइंड से मेरे माइंड में आ रहे हैं जो मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ में पढ़ाएं. देयर आर कपल ऑफ स्कूल्स विच हैव स्टार्टेड, बट समहाउ मुझे लगता है एक मिसिंग लिंक है. अगर कोई स्कूल ओनर हमको सुन रहा है तो उसके लिए एक अच्छा बिल्डिंग. यूनिवर्सिटी तो है, स्कूल तो खैर नहीं है, एक स्कूल है, एक स्कूल है which अच्छा. is in Bangalore. Someone has started. They are teaching both शास्त्र and संस्कृत with modern science. ओके. तो अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी बचपन से हाँ, ही तो पढ़नी है, एक वो स्ट्रक्चर हो सकता है एंड इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. मतलब कि जिसको हम सोच सकते हैं. यूनिवर्सिटी के लेवल पे जब आते हैं, देयर आर मल्टीपल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो इस पे कर रहे हैं. हाँ. अब तो IKS आने से इट इज बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम डिस्कशन, मेन स्ट्रीम थॉट्स. तो अगर आपको पढ़ना है तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि हमेशा कि आप नॉर्मल कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड को जरूर समझो. एक एस्ट्रोलॉजर को सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, समसामयिक जो कॉन्टेम्प्रेरी नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है. अब उसको आप कोर्सेज के थ्रू पढ़ो या बिना उसके पढ़ो, ये आपका कॉल है. पर ऑनेस्टली देखा जाए तो इतने सारे कोर्सेज तो कराए ही जा रहे हैं. काफ़ी लोग जो हैं जो एस्ट्रोलॉजी को आगे एज अपने डिसाइपल्स को दे ही रहे हैं वो ज्ञान आगे. तो कहीं ना कहीं ये तो हो ही रहा है. आप स्कूल फॉर्मल नहीं बोल दीजिए, बट एज कोर्सेज पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज ऑल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेजेस. टू अ ग्रेट एक्सटेंट यस, डेफिनेटली हो रहा है. बट एक चीज़ यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई वो क्वालिटी पास ऑन हो रही है जो होनी चाहिए. तो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर तो है नहीं ना इसके अराउंड. नहीं, फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर है. देयर आर फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, बट पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इट. सो दिस इज द टाइम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि वो सोचे. भाई दिल्ली की अगर मैं बात कर लूँ तो 2 संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और श्री लाल बहादुर शास्त्री SLBS. अगर लोग उसको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह किसी प्राइवेट ट्रेनर के पास जा रहे हैं, तो इट इज़ द गवर्नमेंट इकोसिस्टम दैट नीड्स टू थिंक कि क्यों. मार्केटिंग इट्स नॉट पता ही नहीं है. नहीं, आपने जो मेरे को 2 इंस्टीट्यूट दिल्ली में बताए, दिल्ली में रह के मुझे तो नहीं पता, किसी को भी पता है. तो इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग. गवर्नमेंट के पास ऐसे इंस्टीट्यूट्स है ये भी नहीं पता है आज तक. भारत में सिर्फ हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के कम से कम 5,000 तो कॉलेज पक्का होंगे जो संस्कृत या ज्योतिष या वास्तु पढ़ाते होंगे. जो संस्कृत ऐसे कॉलेजेस हैं 5,000 से ऊपर. बिल्कुल, कम से कम 25 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. तो सर मेरे को ये पूछना है फिर, तो जितने एस्ट्रोलॉजर्स ये हुए, क्या आपने खुद ने भी जाके उनके साथ जाके कोर्सेज किए थे? कितने एस्ट्रोलॉजर्स आज की डेट में हैं, दे आर डूइंग वेल, दे आर गिविंग राइट गाइडेंस, पर कौन गया है वहाँ? कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं गया. एंड हु डिसाइड्स कि दे आर गिविंग द राइट गाइडेंस एंड हाउ वी डिसाइडेड दैट? Maybe after a period of some years when the predictions are okay. हो नहीं सकता. दैट्स एसेंशियल क्राइटेरिया. 2 पार्ट है, मैं आपके इसको आंसर करता हूँ. मैं आपके इस चीज़ से बिल्कुल रिलाई करता हूँ. देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल जो फॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में ट्रेंड नहीं है. मैं भी नहीं हूँ. मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है. मेरे वेबसाइट्स पे भी हर जगह पब्लिकली है. आई डोंट क्लेम एनीथिंग व्हिच आई एम नॉट. आप डिनाई नहीं करते. मैं डिनाई नहीं. आई एम नॉट अ फॉर्मली ट्रेंड फ्रॉम एनी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी. ये फैक्ट. ये भी फैक्ट है. देयर आर मेनी गुड एस्ट्रोलॉजर्स जो फॉर्मली उसमें ट्रेंड नहीं है. वो गुरुकुल या गुरु शिष्य परंपरा से वो सीख कर आए. तो यहाँ 2 चीज़ें करने की जरूरत है कि जो गुरुकुल और गुरु शिष्य परंपरा से सीख के आए हैं उनको हम फॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे लेके आए. दिस इज वन प्रॉब्लम ऑफ इट जिसको गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है. लास्ट ईयर से स्कीम ऑलरेडी आ गया है. दूसरा क्या है कि अगर ये यूनिवर्सिटीज हैं तो वाई पीपल आर नॉट रीचिंग आउट टू देम, ये भी हमें सोचने की जरूरत है. तीसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझना है या जो ज़रूरी है
कि हमें एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी का बहुत डिमांड। अब मैं एक और लाइन बोलूँगा जो थोड़ा खतरनाक है, बट लेट अस टॉक इट अबाउट। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगी या यूट्यूब पे देखेंगी, सबसे ज़्यादा डॉक्टर आपको एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे। सबके नाम के आगे DR लगा हुआ है। डॉक्टर लगा हुआ है एस्ट्रोलॉजिस्ट। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि 99% ऑफ देम आर फेक। किसी की भी डिग्री किसी UGC अप्रूव्ड या AIU अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से है ही नहीं। आज की तारीख में सबसे बढ़िया बिजनेस पता है क्या है? आप कुछ मत करो, 2-4 हज़ार डॉलर खर्च करो, US में जाके एक कंपनी बनाओ, लास्ट में लगा दो यूनिवर्सिटी, भारत आओ, ऑनरी PhD बांटना शुरू करो, आप महीने के आराम से 10-15 करोड़ कमा के जाओगे। सो दिस इज द ईजीएस्ट लॉट जिसको फूल किया जा रहा है। मतलब आप किसी को उठा लो, यू नेम अ बिग पर्सन, यू नेम अ पॉपुलर फिगर। AICTE ये सब तो है ना, UGC है, हाँ। ऑल ऑफ दीज दे एग्जिस्ट, और ये इसी चीज को कंट्रोल करते हैं। दे डोंट हैव अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी ओके। until or unless you go and complain to the court of law कि भाई इसने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, ये गलत लगाया है, UGC और AICTE cannot do a action on it। ओके। ये आज का तरीका कोर्ट ऑफ लॉ है। बट हाँ, तो जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि 80% से 80% तो मैंने कम बोल दिया, 99% जो जिन्होंने अपने नाम के आगे DR लगा रखा है ना, वो सब फर्जी है। आप किसी को उठा लो, अगर किसी को पैसे कमाने हैं ना, सबसे आसान काम है, इंस्टाग्राम पे जितने आपको 10-15 एस्ट्रोलॉजर मिल रहे हैं जो फेमस है, जिनके नाम के आगे DR लगा है, सबसे कंसल्ट करो और अगले दिन जाके सब पे कोर्ट में केस कर दो। आपका बिजनेस सेटल कर जाएगा, क्योंकि किसी की PhD उसमें से जेन्युइन नहीं है। 420 का केस पक्का बनता है, क्योंकि ये फैक्ट है। तो इनको खुद ही नहीं पता है कि मेरी डिग्री फेक है। तो ये प्रॉब्लम है, और ये फेलियर है गवर्नमेंट का भी। कहीं ना कहीं ये डार्क स्पॉट है ना। ये डार्क स्पॉट है ही नहीं ना, ये क्लियर स्पॉट है कि भाई आप अपने नाम के आगे DR तभी लगा सकते हो व्हेन यू हैव बीन गिवन अ PhD बाय अ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड नहीं है, आप PhD नहीं लगा सकते हो। हाँ, सिर्फ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जो टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें AICTE के पास अपने इक्विवेलेंस देने का राइट है। अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी भी डिग्री देती है, तो सबसे पहले वो फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने कंट्री में लीगली यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और भारत की एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, उससे उसका इक्विवेलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये जितने बाहर वाले फॉरेन वाले क्लेम करते हैं कि हमको यहाँ की यूनिवर्सिटी ने दे दिया या वहाँ की यूनिवर्सिटी ने दे दिया, वो अपने आप में यूनिवर्सिटी है ही नहीं। मतलब ये कहो कि उनको उनकी PR टीम ने प्रमोट कर दिया है, बस प्रमोट नहीं कर दिया, उनकी PR टीम ने उनको बेवकूफ बना दिया और उनकी कट गई। वो अपने पैसे डुबा चुके हैं। मैं इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा। अभी मैंने पॉडकास्ट शुरू किया, हाँ। आई माइट बी नोइंग, मेरे पास बहुत सारे प्रोफाइल आते हैं। मैं सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ, भाई DR कहाँ से लगाया? अगर ये जेन्युइन है तो मुझे बता दो, आई विल इनवाइट यू, एल्स आई विल नॉट इनवाइट यू। भाई मेरे लिए दैट्स इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू नो। दूसरा, अगर आप है या नहीं, पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी, इट्स नॉट अबाउट जेन्युइननेस, इट्स अबाउट कि डॉक्टर लगाना भी ऐसा क्यों, क्या है ये, व्हाई इज देयर सच अ ट्रेंड इन दैट? डॉक्टर लगाना अपने आप में क्यों जरूरी है? सब लोगों को हेवी पन लगता है कि अरे कुछ भारी भरकम PhD कर लिया है, कुछ भारी भरकम पढ़ाई, पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर ही ऐसा बना ले कि डॉक्टर हो या ना हो। तो लोगों को लगता है कि फर्जी वाला काम करना है कि। तो द थिंग इज दैट ना, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है ना कि ये चीजें अभी लोग नहीं पूछ रहे हैं, बट देयर विल बी डे वेयर पीपल विल आस्क कि भाई आपने जो ये DR लगाया है, ये आचार्य जो लगाया है, इसकी डिग्री कहाँ है? ये क्यों लगाया है? बताओ तो सही मुझे भाई। आप गुरुकुल परंपरा में पढ़े हो, वो बताओ। आप किसी UGC यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, वो बताओ। भाई बताओ तो सही। क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेंज है, डांस को लेके इतने सारे आचार्य गुरु हैं, तो उनकी एक फॉर्मल एजुकेशन है, शिक्षा है, और यूनिवर्सिटीज हैं, कोर्सेज भी हैं। नहीं तो इसमें डांस वगैरह को लेके भी कोर्सेज ज्योतिष में भी है, कोर्सेज वास्तु में भी है, लोग जाते नहीं है। एंड वो एक अलग प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर जो गुरुकुल परंपरा से भी सीख के आए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ज्योतिष में गुरुकुल परंपरा एग्जिस्ट की है, करनी चाहिए। राइट। तो उस गुरुकुल परंपरा को भी हमें एक तरीका, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हाउ वी कैन रेगुलेट इट, या इट्स नॉट रेगुलेशन, दैट हाउ वी कैन ब्रिंग टू मॉनिटर इट कि सही जा रहा है, हम क्वालिटी कैसे लेके आ सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि भाई आपने सेल्फ एजुकेटेड है, आप सेल्फ एजुकेटेड रहो, बहुत अच्छी बात है। बताओ तो सही कि भाई आई एम अ सेल्फ एजुकेटेड, प्राउडली बोलो आई एम अ सेल्फ एजुकेटेड, या आई लर्न फ्रॉम XYZ पर्सन। ये कितने लोग हिम्मत ले पाते हैं? आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप पॉडकास्ट कर रही है ना, आप पॉडकास्ट करिए, जितने एस्ट्रोलॉजर उनको उठा लीजिए, उनसे पूछे भाई उन्होंने किससे सीखा है। 10 out of 8 पीपल विल नॉट नेम देयर गुरु या नेम देयर टीचर। ऐसा नहीं को नेम नहीं कर सकते, इट्स अ कमर्शियल इंटरेस्ट। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के, कि भाई आपको जो करना है करो,
वट एवर आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है, ही और सी इज हैप्पी, आई एम नो वन टू क्वेश्चन दैट। लेकिन अगर आप एक पब्लिक लाइफ में हो, एक एस्ट्रोलॉजर हो, तो एक एथिकल डिस्कोर्स बहुत जरूरी है। और ये मेरा एस्ट्रोलॉजर्स को भी संदेश ये रहता है कि भाई संभल जाओ, जग जाओ, वो जमाना चला गया जब लोग कुछ नहीं बोलते थे। गलती से कोई कोर्ट में पहुंच गया तो सारी जो ब्रांडिंग है, सारा जो इमेज है, एक झटके में खत्म हो जाएगा। राइट। तो इट्स अ स्वॉर्ड, इट्स अ टाइम बॉम्ब, इट्स अ टाइम टेकिंग बॉम्ब जिस पे आप बैठे हो। बट जिस हिसाब से जेन जीज और जेन अल्फा अवेयर हो रही है ना, दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड देयर विल बी पीपल हु विल बी एक्सपोज्ड। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, मैं ट्विटर पे एक पोस्ट देख रहा था, किसी मीडिया चैनल ने किसी एस्ट्रोलॉजर को फीचर किया कि सो पीपल प्रेडिक्टेड सो थिंग। कमेंट में 10 लोगों के कमेंट थे कि भाई इसकी पीएचडी कहाँ से आ गई, इसने पीएचडी कहाँ से ली, ये तो फर्जी यूनिवर्सिटी है। सो इमेजिन, आप उसको ट्रोल करके डिसमिस कर सकते हो, बट द पॉइंट इज नॉट रॉन्ग, दे आर आस्किंग अ राइट क्वेश्चन। आप कब तक क्रेडिबिलिटी और वैलिडेशन, आप कब तक उसको डिसमिस करोगे? एक टाइम के बाद वो आपकी क्रेडिबिलिटी के थपेड़े मार गएगा, भाई तेरी तो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि आइडियलाइजेशन करने के लिए भी एक कुछ की पीछे की वैल्यू तो चाहिए ना, बिल्कुल, कि आप इसको आइडियलाइज कर रहे हो। सो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई थिंक इतनी ज़्यादा और बातें करनी है कि मे बी विल हैव यू अगेन सम टाइम। थैंक यू। बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप कि हमने कुछ रेलिवेंट टॉपिक्स आज शेयर किए हैं, बात की है कुछ ऐसी चीज़ों पे जो जनरली बात नहीं की जाती है एस्ट्रोलॉजी में। दिस वाज द थॉट ओनली कि बात करें और बात करने से चीज़ें आगे चेंज होंगी, या एटलीस्ट उनके बात करने से एक अवेयरनेस आएगी जहाँ पे एक्शंस की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू फॉर लिसनर्स फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू।